अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह सवेरे पाकिस्तान में नाजरीन एक मिनट रुक जाए, आगे कुछ मत बोलें। कल मैंने क्या कहा था कि भाई मसला है कुछ जहन और जुबान साथ नहीं दे रही है, आज भी यही मसला है। क्यों आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे? नहीं नाजरीन, दरअसल हुआ ये कि बैकग्राउंडर हमारी कुछ बातचीत चल रही थी और अचानक हमारा जो है ना वो काउंटडाउन आया है, तो इसलिए मेरा फोकस शिफ्ट हुआ है। तो मैं वो इसी बात में अटकी हुई थी जो हम बात कर रहे थे। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि बैकग्राउंड में कुछ होता है तो इंसान का जहन और जुबान साथ नहीं देती है, यही तो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अब सही तरीके से करें। बहुत खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिफा यूसुफजई और मैं हूं ओवैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। इस तरीके से बोलना होता है, फ्लो में याद रखना होता है। इंसान की जो फोकस है ना वो उस काम पर होना चाहिए, उस मोमेंट में होना चाहिए जब आप काम कर रहे हैं। जी सर, फोकस जरूरी है। जी सर। हाँ, ये आप लोग फोकस लूज करने वाले लोग हैं, फिर उसके बाद जो है वो मुझे संभालना पड़ता है। कहाँ क्या संभालूं, मुझे बताएं आप। देखिए, आप संभालू बने, संभालू भालू ना बने, संभालू बने। हाँ, संभालू है ये नाजरीन हमारी टीम का, तो इन्होंने ही करना है और किसने करना है? सही है। हाँ, मैं काम खराब करने वाली, ये फिर संभालू है। ये आके ना उसको फिर जरा साफ सफाई करके जरा ये क्या होगा, ये क्या होगा। बहरहाल चलें, बिल्कुल ये आप अपना फोकस सही कीजिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और जैसा कि हम रोजाना की बुनियाद पर बात कर रहे हैं सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और 12 रबीउल अव्वल बस यूँ कहिए कि 2 ही दिन रह गए, बिल्कुल आने वाली है। जुमे के दिन हमारा स्पेशल प्रोग्राम भी होगा 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम उसमें बात भी करेंगे। आज सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस पहलू पर मैं बात करना चाह रहा था वो था कि जब आप हक के रास्ते पर होते हैं तो क्या क्या मुश्किलात आपके सामने आती हैं। सबसे बड़ी जी, लोग साथ छोड़ जाते हैं। बिल्कुल, ये होता है। और वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपके अपने होते हैं, करीबी, वो साथ छोड़ जाते हैं। तो ये तो होता है, ठीक है। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम हयात मुबारका का मुताला करते हैं बिल्कुल, तो उसमें बहुत सारे जुल्म व सितम नज़र आते हैं हमें। कुछ ऐसे जैसे उनके चचा हज़रत अबू तालिब, बिल्कुल, उन्होंने आखिर वक्त तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न छोड़ा। अच्छा, अब मुश्किलात में 2 तरह की मुश्किलात थी। जो बेसिक जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये थी कि एक तो आप पर जुल्म किया जाएगा, सितम किया जाएगा, तकलीफें पहुंचाई जाएंगी। फिजिकल होगा, मेंटल होगा, टॉर्चर होगा, ये इमोशनल, ये सारी चीज़ें होंगी। और हम पढ़ते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरीके से जुल्म सितम किए गए। मतलब अगर आप खाना काबा में नमाज अदा कर रहे हैं तो आपके ऊपर क्या क्या गलाज़त डाल दी गई, एक ये चीज़ हमारे सामने आती है। जुल्म सितम के पहाड़ सहाबा कराम पर भी तोड़े गए, वो सारी चीज़ें हम सबके सामने। एक तो ये एस्पेक्ट है कि आप फिज़िकली बर्दाश्त करें। दूसरा एस्पेक्ट जो आता है वो आता है ऑफर्स का। हाँ, कि आपको ऑफर्स मिलती हैं कि ये काम छोड़ दो तो तुम्हें ये दे दिया जाएगा। ईमान और नफ्स टेस्ट करने का बिल्कुल डायरेक्ट बराह रास्त जो एक तरीका है वो ये है कि अगले को ऐसी ऑफर करें जो वो टेम्पटेशन में आकर उसको एक्सेप्ट कर ले और वो इनकार ना कर सके। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ये मामला हुआ। कुफ़ार ने, कुरैश के सरदारों ने उन्हें क्या क्या ऑफ़र किया। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको दौलत मिले, जब उन्होंने दावत का तबलीग का काम शुरू किया तो यही बात की गई कि आप अगर चाहते हैं कि आपको दौलत मिले तो हम बहुत सारा माल आपको दे देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सरदारी मिले तो हम अपनी कौम का सरदार बना लेते हैं आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपको बादशाहत मिले तो आपको हम अपना बादशाह बना लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शादी करना है तो आपको हमारी जो सबसे अमीर तरीन ख़वातीन या जो खूबसूरत तरीन ख़वातीन हैं उनसे शादी करवा देते हैं। गर्ज़ एक एक चीज़। और फिर उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब कि अगर मेरे एक हाथ पर चाँद और दूसरे हाथ पर सूरज भी लाकर रख दिया जाए तो भी मैं ये काम करता रहूँगा। ये काम क्यों करता है इंसान? आप फिज़िकल टॉर्चर भी बर्दाश्त करते हैं, आप ऑफ़र्स को भी रिजेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप हक पर होते हैं और हक आप पर खुलकर वाज़े हो चुका होता है। और जब हक खुलकर वाज़े हो जाए और उसके बाद आप उससे इनकार करें, ये है असल कुफ्र। वो जो कुफ्र है उसका मतलब ही इनकार करना है ना। इनकार वो तो करेगा कि जिसने सही तरीके से देखा ना हो, समझा ना हो। बिल्कुल, जब सब कुछ सही तरीके से सामने आ गया फिर आप इनकार करें तो असल में आप कुफ्र पर होते हैं और वो आपका असल इम्तिहान होता है। अब उस वक्त आपकी कन्विक्शन होती है
कि आप ये साबित कदमी देखते हैं या आप जानते हैं कि हाँ मुझे पता है कि मैं हक पर हूँ, मेरे सामने फ़ायदे भी हैं मादी, मेरे सामने एक टॉर्चर भी है जो मैं फ़िज़िकल बेयर कर सकता हूँ। एक इंसान एक हद तक ही फ़िज़िकल टॉर्चर बेयर कर सकता है, लेकिन उन तमाम चीज़ों को पस से पुश डालकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतरीन मिसाल हमारे सामने ये कायम की कि तमाम चीज़ों को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ पर फोकस किया कि हमें अल्लाह ताला का पैगाम दुनिया में फैलाना है, और वो जो मिशन था वो हमें दे गए हैं। बिल्कुल, हम कैसे इस पर अमल करते हैं ये हमें देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं करना चाहूँगी कि जब हम ये फिजिकल टॉर्चर की बात करते हैं या इमोशनल टॉर्चर की, तो जाहिर है वो तो अल्लाह ताला ने फरमा दिए, किसी पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा मैं आजमाइश या सख्ती नहीं उसको देता, वो उतना ही दूंगा जितना वो बर्दाश्त कर सके। लेकिन आप एक चीज़ जहन में रखिए नाजरीन, बर्दाश्त एक ऐसी इलास्टिक है कि जो वक्त के साथ साथ शायद मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक वो बढ़ती जाती है। बाज़ औक़ात आप देखें कुछ लोग हैं जिन पे मज़ालिम हो रहे हैं, हम कश्मीर की बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, मज़ालिम हुए चले जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उन लोगों के साथ बेचारों के साथ ना हुई हो। उनको कोविड के दौरान सहूलियात नहीं दी, उनको मर्दों को उठा के ले जाते हैं, कुछ पता नहीं कहाँ है कब आएंगे। वो जो सब्र आना है, वो चाहे कोई फ़िज़िकल आपको चोट लगे, कोई ज़ख़म आए, उसके साथ भी सब्र आ जाता है, और इमोशनल ट्रॉमा है उसके साथ भी सब्र आ जाता है। अल्लाह ताला ने एक ऐसी हिस्स इंसान में पैदा की है कि वो हर थोड़ी देर बाद वो कहेगा अच्छा ये बर्दाश्त कर लिया है, चलो ये भी कर लेते हैं। अगर मुश्किल नज़र आ रही है उसको, चलो वो भी तो बर्दाश्त किया था ना, चलो ये भी कर लेते हैं अल्लाह पे तवक्कल करके। तो अल्लाह ने ऐसी ज़बरदस्त पावर इंसान को दी है कि आपकी इलास्टिसिटी बढ़ती चली जाती है। आप सिर्फ आजमाएं तो सही कि आपको उंगली पे चोट लगी, अगली दफ़ा ज़रा ज़्यादा बड़ी लगेगी। अगर अल्लाह पर तवक्कुल होगा तो बर्दाश्त कर पाएंगे, वो तवक्कुल या वो बिलीफ नहीं होगा तो फिर खुदकुशियों की तरफ जाएंगे। हाँ नहीं वो तो बिल्कुल बुनियादी चीज़ है कि वो तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि भाई मैं मददगार हूँ और मैं ही मदद करूँगा। ये जब गारंटी उसने दे दी तो यही तो फेथ है आपका, यही तो टेस्टिंग टाइम में आपके बारे में पता चलता है अल्लाह ताला को कि तुम्हारा मुझ पर कितना ईमान है, तुम्हें क्या इस चीज़ का यकीन है कि मैं हूँ तुम्हें बचाने वाला, या तुम्हें इस चीज़ का शक व शुबा है कि पता नहीं कोई आएगा बचाने या नहीं आएगा। यही तो ईमान की पुख्तगी का सबूत देता है। नाज़रीन, ये थी हमारी गुफ्तगू इब्तदाई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से और उस सीरत से हासिल असबाक के हवाले से। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर कानूनी राय ली जाएगी, जो भी करेंगे कानून के मुताबिक करेंगे, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। पंजाब की निगरान काबीना ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। एहतसाब अदालत ने मोन सिलाही के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इसहाक डार के खिलाफ असासाजात केस दोबारा खुल गया, अदालत ने तलब कर लिया। इन्हीं खिलाड़ियों ने टीम को नंबर 1 बनाया और यही मैचेस जितवाएंगे। बाबर आजम का वर्ल्ड कप टीम सिलेक्शन का भरपूर दिफा। नगोर्नो काराबाख के ऑयल डिपो में धमाके से हलाकतों की तादाद 125 हो गई। भारतीय रियासत मणिपुर में 5 माह बाद बहाल होने वाली इंटरनेट सर्विस दोबारा बंद। इसराइली ओहदेदार पहले एलानिया दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। इसराइल के वज़ीर सियाहत हाइम कांट्स अक़वाम मुत्तहिदा की सियाहती तंजीम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बांग्लादेश में डेंगू बुखार से 900 अफराद हलाक। बाबर आजम ने कह दिया है, अहम बात कह दी है उन्होंने। क्या? उन्होंने कह दिया कि भाई देखो, इन्हीं खिलाड़ियों ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया था, अभी यही आगे भी उम्मीद यही है कि हम ये अच्छा खेलेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे, यही है भाई, और कौन हो सकता है? तो और कौन हो सकता है? और क्या? तो इसीलिए कोई ऐसी वैसी बातें ना करें। इंशाल्लाह हमारी टीम जो है वो जा रही है और बैकअप करना है हमने अपनी टीम को। बेसिक चीज़ ये है। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, कोई नेगेटिव बात ना बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ बस वो फिर नाजरीन, वो तो आपको फिर अवैस का आलम पता ही है। जब मैं कहती हूँ अवैस को क्रिकेट पे बात करें तो अवैस कहते हैं क्यों करें नहीं करनी। तो ये तो नाजरीन आपको याद ही होगा। कभी वो भी हो जाता है। हाँ, तो लेकिन ये है कि ऑल द बेस्ट टू द टीम। और जाहिर है दुआएं तो आपके लिए ही हैं भाई, और तो हमने किसके लिए दुआ करनी है? वो अभी इंडिया के रास्ते में रवाना हो गए हैं, वो रवाना दवाना है, दुबई पहुंच गए। दुबई में अब वो 8-9 घंटे का स्टे है जो भी है उनका, रात में वो पहुंच जाएंगे हैदराबाद दक्कन, और जुम्मे को होगा पहला मैच। हैदराबाद में जाके वो पहली चीज क्या खाएंगे? ये खाने के लिए नहीं जा रहे, एक तो ये बड़ा मसला है भाई, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं वो। आपको तो ये दुनिया में कहीं पर भी इनके साथ चले जाओ ना तो इनकी पहले लिस्ट होती है, अच्छा ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। अरे भाई आप जा रहे हैं टूरिज्म के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, टूरिज्म में खाने का बहुत बड़ा अमल दखल है, बल्कि खाने ही का अमल टूरिज्म में तो है लेकिन स्पोर्ट्स में नहीं है। लेकिन देखिए हर चीज को एंजॉय करें। हाँ एंजॉय करें, बाद में जब टेंशन हारते हैं ना तो फिर कौम जिस तरह एंजॉय करवाती है, हैदराबादी बिरयानी
बहरहाल ये टीम के लिए नहीं मैं सजेशंस दे रही, मैं तो अपनी ख्यालों में सोच रही हूँ कि हैदराबादी बिरयानी होगी वहाँ पे दक्कन की। तो खैर बहरहाल ये है सिलसिला। और तो वो रात में पहुंचेंगे न्यूजीलैंड से, उनका जुम्मे को वार्म अप मैच है। बिल्कुल। और बहरहाल वेरी गुड, शाबाश, वी आर देयर, गुड जी बिल्कुल। और एक और खुशखबरी भी खेलों के हवाले से है नाजरीन, वो चीन से आई है। लेकिन ये है कि वो हम आपको प्रोग्राम में जरा आगे चल के देंगे, जब उसके हवाले से हम बात करेंगे तो वो हम आगे बताएंगे आपको। एक और खबर है और बहुत ही खुशगवार खबर है, और आपको एहसास होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो अपना रास्ता बनाती हैं, और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, जिस तरह हमने अभी शुरू में बात की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो मुश्किलें ढाई गईं और जिस तरह से उन्होंने उनका मुकाबला किया, इस्तिकामत और जो उनकी साबित कदमी रही, वही दिन आज तक हम देख रहे हैं कि वो फैलता चला जा रहा है। और आज तक वो कोशिशें हो रही हैं कि उसको किसी न किसी तरह रोका जाए। बरतानिया में रवां साल लड़कों का सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला नाम जो है वो मोहम्मद है। और बरतानिया में रवां साल लड़कों और लड़कियों की सबसे ज़्यादा रखे जाने वाले नामों की फहरिस्त सामने आई है। और अखबार जो है उसके मुताबिक बताया ये गया है कि लड़कों का सबसे ज़्यादा रखे जाने वाला नाम जो है वहाँ पर मोहम्मद है। दूसरे नंबर पर जो नाम सबसे ज़्यादा रखा गया है वो नूह है। और हैरी, नूह जो है वो तो वो अंग्रेज भी रखते हैं ना, नो भी रखते हैं। अंग्रेज से मतलब ये कि उनका नोआ, हाँ बिल्कुल, NOAH रखते हैं बिल्कुल। और हैरी के नाम की मकबूलियत जो है वो 13वें से गिरकर जो है वो 23वें। तो हैरी के काम ऐसे होंगे ना हैरी के तो मामलात वैसे ही उनके साथ। मैं वही कह रहा हूँ कि हैरी जो है वो जरा हेरा फेरी करता है, तो फिर हेरा फेरी के चक्कर में उसके नाम की मकबूलियत कम हो गई। अच्छा, और नौमौलूद लड़कियों के रखे जाने वाले नामों की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मेगन नाम की मकबूलियत कम हो गई है। फिर हैरी और मेगन तो साथ साथ जुड़े हुए, बिल्कुल ऐसा ही है। और इस साल जो नाम लड़कियों के रखे गए हैं उनमें लिली सर फहरिस्त है। लिली तो बड़ा कॉमन सा है, लिली हमारी भी एक है, लिली आंटी, हाँ आंटी लिली। तो ये सर फहरिस्त है। जबकि लड़कियों के लिए सोफिया नाम की मकबूलियत जो है वो एतबार से दूसरे नंबर पर। क्या याद दिला दिया, कौन सी सोफिया? बस छोड़ दे, रहने दे, हर बात खुल के नहीं बयान की जा सकती। वाह वाह वाह, जबरदस्त। सोफिया जो है वो मकबूल नाम है ना, सोफिया मकबूल दूसरा नाम है, ठीक है, सही। और उससे पहले जो है वो लिली है, लिली। बिल्कुल सही, गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं जो आपको बता रहा था सऊदी अरब वाली जो बात हम कर रहे थे, सऊदी अरब और इसराइल वाली, वो ज़रा मैं आपको उसकी ज़रा तफसील बता दूँ। जो कुर्बतें हैं ना ये बढ़ रही हैं, मोहब्बतें बढ़ रही हैं, और ये तेज़ी से बढ़ रही हैं सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान। अच्छा, और सऊदी अरब और भारत की भी जो है वो बढ़ रही है। मैंने अभी एक अखबारों में जो कार्टून बनते हैं ना, वो मैंने देखा है, कार्टून उसके अंदर दिखाया हुआ है, भारत के किसी अखबार में वो छपा है वो कार्टून कि एक सऊदी कपड़ों में मलबूस एक शख्स है और एक मोदी टाइप दिखने वाला शख्स है। तो वो सिंबोलिज्म आप देख लें, कौन लोग, वो दोनों गाड़ी में जा रहे हैं और ये इस तरह हाथ वाथ हिलाते हुए, और दोनों की चेहरे से खुशी और मुस्कुराहट है, और साइड पे एक पाकिस्तानी बैठा हुआ है, वो जा रहा है। उन्होंने जो दिखाया है कि पाकिस्तान पंचर बनाते हुए, बस तुम पंचर बनाते रहो, हम गाड़ी में बैठ के निकल गए, और उस पर लिखा हुआ है उम्मत। उम्मत सही है, ये उम्मत हो गई है। तो अब खुद ही सोच लें, जो उम्मत के रखवाले हैं, जो उम्मत के लिए काम कर रहे हैं, जो उम्मत की बातें करते हैं, सोच लें, प्रैक्टिकल मेजर्स में देखें कि वो कहाँ है और क्या है। हम अगर कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत हो जाती है ना, ये भी तो बड़ा मसला है। तो बहरहाल अब अमेरिका जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, और इसराइल और सऊदी अरब में, और यूँ महसूस होता है कि किसी भी वक्त सिफारती ताल्लुकात के क़याम का ऐलान हो जाएगा। और गुज़िश्ता रोज़ तारीख़ में पहली मरतबा इसराइली वज़ीर और दीगर अहलकार सऊदी अरब पहुँचे, और वो एक टूरिज़म कॉन्फ्रेंस वगैरह के सिलसिले में पहुँचे, वहाँ के टूरिज़म मिनिस्टर। अच्छा, सऊदी अरब ने एक और काम भी किया जो कि अच्छा पॉजिटिव काम है। सऊदी अरब ने तारीख़ में पहली बार फ़लस्तीन अथॉरिटी जो है वो उस इलाके के लिए अपना सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। सऊदी सफ़ीर हैं जी नाइफ बिन बंदरा, वो उर्दून से फ़लस्तीनी अथॉरिटी पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने फ़लस्तीनी सदर जो महमूद अब्बास हैं उनको अपनी सफारती इसनाद वगैरह पेश की, और ये फ़लस्तीन में सफारती मामला देखेंगे, लेकिन उनका जो दफ्तर है वो फ़िलहाल उर्दून में ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई हैं, मतलब वो एक हाथ से इधर मिला रहे हैं, हाथ एक तरफ इधर कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये जो भी पता है, ये MBS को पता है कि वो कर क्या रहे हैं।
स्ट्रैटेजी भी मुझे खैर इसमें एक अलग स्ट्रैटेजी भी नजर आती है कभी कभी, लेकिन ये है कि वो बहुत ज्यादा अपेरेंट नहीं है। अपेरेंट तो वही है जो माली इंटरेस्ट हैं और जो सारी दुनिया में बड़े सामने नजर आते हैं ऑन द फेस ऑफ इट, तो अपेरेंटली यही है माली इंटरेस्ट। लेकिन अगर उन माली इंटरेस्ट के साथ कोई ऐसी डील, क्योंकि पॉलिटिक्स इज द नेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी नहीं, डील पॉलिटिक्स में कोई दीन ईमान नहीं होता, इसका उर्दू तर्जुमा मैं ये करता हूँ। बिल्कुल, तो कोई ऐसी डील, कोई ऐसी चीज के जाहिर है अगर और ये इसमें गिव एंड टेक भी बहुत है, डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं, जो रिलेशनशिप है उसमें गिव एंड टेक भी बहुत है। तो अगर तो MBS कोई ऐसा कोई मार्का सरंजाम दे दें कि जिसमें वो इजराइल को इस चीज़ के लिए कायल कर दें जिस चीज़ के लिए हम सब आज तक फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, तो फिर तो कमाल हो जाएगा। लेकिन अगर इस काम करें, मुझसे शर्त लगा लें 10-10 अरब डॉलर, अंदाजा कह रही 10-10 अरब डॉलर की लगा लें, चले ये होना चाहिए कम से कम इस चीज़ को, इस अपॉर्चुनिटी को फिर इसी तरह इस्तेमाल करें। हो गया। लेकिन कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इतनी बड़ी शर्त लगाने को तैयार हूँ, अपनी कीमत से ज्यादा की शर्त लगाने को मैं तैयार हूँ। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। हाँ, जो भी पैसा हो उस पे टैक्स जरूर दें। शर्तें अल्लाह, टैक्स की तो तबाही फिरी हुई है नाज़रीन, टैक्स की तो ऐसी तबाही फिरी है कि टैक्स तो मेरी दुखती रग है इस वक्त, जो कि छेड़ दी है वैसे। टैक्स भरना है भाई, सबको टैक्स स्टेटमेंट जमा कराने चाहिए, टैक्स दें। आप क्यों टैक्स इवेजन की कोशिश कर रही हैं? मैं नहीं टैक्स इवेजन की कोशिश कर रही, जो लोग टैक्स इवेजन की कोशिश करते हैं जब उनकी जगह हम भरना पड़ता है हमें, तो फिर वो ज्यादा लगती है। हुआ क्या है, अब हम आपको बताते हैं कि टैक्स इवेजन एक्चुअली दुनिया में होता भी है और सीरियस ये एक क्राइम है जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे ममालिक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफर करते हैं। देखें, टैक्स से आपको बुनियादी फैसिलिटीज मिलती हैं, अगर सब देंगे तो वो सबके लिए होंगी, अगर सिर्फ चंद कुछ लोगों पर टैक्स का बोझ पड़ेगा तो वो भी देने से कतराने लग जाएंगे, एक वक्त आएगा वो भी उसको बोझ ही समझेंगे। हुआ क्या है, शकीरा के साथ एक बड़ा वाकया हुआ है। शकीरा और वका वका मुझे इनका याद आता है, दिस टाइम फॉर अफ्रीका। कोलंबिया की मशहूर गुलकारा हैं जी शकीरा, और उनके मुताल्लिक खबर आई है कि वो एक बड़ी मुश्किल में फंस गई हैं और उन पर कई माह से टैक्स चोरी की तहकीकात हो रही हैं, यही टैक्स इवेजन की तहकीकात हो रही हैं जो अब मुकम्मल हो गई हैं। और शकीरा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2018 में $71 लाख का टैक्स अदा नहीं किया था। ये सिर्फ टैक्स है नाज़रीन, सही है, तो 71 लाख सिर्फ टैक्स होगा ना, सही। बिल्कुल। तो उस वक्त वो मशहूर फुटबॉलर जेरेड के साथ बार्सिलोना में रहती थी और दोनों में 12 साल बाद अलहदगी हो गई थी। और बार्सिलोना के जो प्रोसिक्यूटर है उनका कहना यह था कि शकीरा ने टैक्स चोरी के लिए एक ऑफशोर कंपनी को इस्तेमाल किया था। उसने भी ऑफशोर बनाई थी। हाँ, लेकिन अच्छा ठीक है, वैसे सही बात है, ठीक है, मैं अब इस पे क्या है उस लीगल एस्पेक्ट में जाऊँ, लेकिन ये कि ऑफशोर कंपनीज को फिर आप इलीगल करार दे दें अगर इतना प्रॉब्लम है उससे। अच्छा, शकीरा पर पहले भी टैक्स चोरी के कुछ मुकदमात दर्ज हैं और उन पर इल्जाम है कि उन्होंने 2012 से 6 मुकदमे उसके हाँ, अच्छा 2012 से भी 2014 के दौरान $1.5 करोड़ से जायद का टैक्स जो है वो अदा नहीं किया। और 46 साल शकीरा मियामी में अब रहती हैं और उनके वकला का कहना यह है कि उन्हें अभी तक इस मुकदमे के मुतालिक नहीं बताया गया। मैं हैरान हूँ, हमें पता चल गया है। वकला तो यही कहते हैं ना, हमें नोटिस नहीं मिला, अदालत से नहीं आया, वगैरह वगैरह, इस तरह की कहानियां करते हैं वो सब। सही है, ठीक है ना, खबरों में सब आ जाता है बुनियादी तौर पर, ये है। बिल्कुल। तो शकीरा सुर लगाए मैडम, तुम्हें जब अदालत में बुला के वो शकीरा करेंगे ना, जज साहब जब करेंगे ना शकीरा, तो फिर तुम्हारा फकीरा निकलेगा, शकीरा से तुम फकीरा होगी। टैक्स दो भाई, ये क्या बात हुई? और क्या, टैक्स देना चाहिए। शाबाश, मैं भी दूंगा। अच्छा, हाँ, देना चाहिए टैक्स, और क्या, अच्छी बात है भाई। आप दूंगा क्या मतलब? अभी तक आप टैक्स नहीं देते? ये टैक्स मतलब, सॉरी, टैक्स रिटर्न दूंगा मतलब, ये कह रहा हूँ, सॉरी, सच निकल गया था मुंह से। मैं कह रहा हूँ टैक्स रिटर्न जो होते हैं ना वो फाइल करने होते हैं, वो दूंगा मैं, ये कह रहा हूँ। चलो ओके ओके जी, अच्छा तो गई नाजरीन, वरना भी मेरा भी निकल जाता, अदालत में फकीरा हो जाता। अच्छा, एशियन गेम्स की बात कर लेते हैं भाई। एशियन गेम्स बड़ी ज़बरदस्त रौनक चल रही है, 45 ममालिक, 12,000 से ज़ायद खिलाड़ी वहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त इस वक्त खेल वहाँ पर जारी हैं। और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो वॉलीबॉल वालों ने तो 5वीं पोजीशन हासिल कर ली, बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने खेला। और हॉकी वाले जीत रहे हैं, वालों ने 2 मैच जीत लिए, पहला भी और दूसरा भी। पहला था उनका सिंगापुर से और दूसरा था उनका बांग्लादेश से, तो वो भी जीत गए। कमाल खेल रहे हैं भाई। और पाकिस्तानी खवातीन जो थी वो जरा वो बस छोड़ दे रहे हैं, अभी फिर क्रिकेट की बात ना करें ना। ओके ठीक है, आगे हमेशा यही समझाता हूँ, क्रिकेट की बात ना करें। तो वो बस अजीब सा ही उन्होंने परफॉर्म किया और इंडिया जीत गया वो एशियन गेम्स का क्रिकेट का इवेंट जो था। तो बहरहाल अब एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या पेश आया वहाँ पर, और हांगकांग की एक 12 साल खिलाड़ी थी, उसका नाम था लियो तान यी। उसका मोबाइल फ़ोन गुम हो गया स्टेडियम में। अब मोबाइल फ़ोन जो गुम हुआ, बहुत बड़ा स्टेडियम, हज़ारों के 10,000 नशिस्तें, 10,000 कैपेसिटी का वो स्टेडियम, 5,32,000 मुरब्बा मीटर पर ये मुहित, और अब मोबाइल ऑफ था।
अब आप तलाश नहीं कर सकते उसको, मतलब वो होता है ना मिस कॉल दे दें, ये वो कर दें कुछ कॉल करके। तो अब चीनी इंतजामिया ने वहाँ पर क्या किया, उन्होंने कहा हम हैं ना भाई, हाजिर है भाई, हम ढूंढेंगे। अच्छा, वो लग गए ढूंढने के लिए, बड़ी तादाद में सारे अहलकार, रात भर हजारों जो कचरे के थैले थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने सब छान मारी, फ़ोन तलाश करते रहे और आखिरकार एक कचरे के थैले से मोबाइल फ़ोन मिल गया। कैन यू इमेजिन कि ऐसा हो कि आपका मोबाइल खो जाए पाकिस्तान में, इंडिया में, किसी जगह पर, भाई आ गया किसी भी तरह, वो तो पहुंच गया, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकती हैं कि आपका अगले मोबाइल छोड़ खो जाए जाए उसको? हाँ। और छोड़ भी जाएं और यहाँ पर सारे एहलकार लग जाएं उस मोबाइल को ढूंढने में और वो मिल भी जाए। वो बड़ा खुश हुई भाई, उसने कहा ये तो ये मैं चीन में ही इमेजिन कर सकती हूँ। जी जी जी, ये चीन में से इस तरह की इमेजिन हो चीजें सकता है, imagine कर बिल्कुल। सकते हैं। और एक और मुल्क भी है उधर तो बड़ी चीजें इमेजिन हो रही हैं। जहाँ के बारे में अल्लाह हम एक पूछेगा चीज इनको। हमेशा इमेजिन कर सकते हैं और वो है मजहबी तासुब। और उसकी एक और मिसाल जो है फ्रांस से सामने आई है। आइंदा साल पेरिस ओलंपिक्स शुरू हो रहे हैं वहाँ के लिए भी लोग बड़े एक्साइटेड हैं भाई, जी। खिलाड़ी वगैरह सब जाएंगे। अब फ्रांस के जो वजीर खेल हैं एमिली, उन्होंने ये कहा है कि फ्रांस की खातून एथलीट्स हिजाब पहनकर ओलंपिक्स में शिरकत नहीं कर सकती। पाबंदी लगाओ, हाँ, बंद करो पाबंदी भाई, बैन है, बैन। बिल्कुल। फ्रांस का फेवरेट वर्ड जो है वो है बैन। और ये उन्होंने बताया है कि टीमों में कोई भी, फ्रांसीसी टीमों में कोई भी सर नहीं ढांप सकेगा और मुस्तकबिल में इस पाबंदी को तौसी भी दी जा सकती है। और उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी वजीर आजम खेलों में सेकुलरिज्म के कायल हैं और इसलिए किसी किस्म की तबलीग की इजाजत नहीं होगी। तबलीग तो नहीं कर रहे हैं, जोहला इट इज अ पार्ट ऑफ देयर कपड़े पहन रहे हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ देयर क्लोथिंग। तो जो कम कपड़े पहनता है वो फिर किसी चीज की तबलीग नहीं कर रहा होता। वो बस सब कौन समझाए भाई इनको, वो कॉन्सेप्ट कौन समझाए जोहला का लफ्ज़ है, कि जोहला। जिन्होंने हमेशा से अपनी मर्जी से सर ढांपा है, स्कार्फ लिया है, हिजाब लिया है, वो पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड पार्ट ऑफ देयर बॉडी बन जाता है। आप उसको उनकी क्लोथिंग का हिस्सा समझें, जिस तरह शलवार कमीज दुपट्टा हर जिसने चीज किया है। किया नहीं किया नहीं किया भाई, उसने जिस किया। तरह जीन्स है, पैंट है, शर्ट है, उसी तरह ये उनकी क्लोथिंग का हिस्सा बन गया है। तो तो अब भाई आप वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी तनकीद कर रही हैं, वो इस कदर वो आगे बढ़ गई हैं। वो कह रही हैं कि खेलों में हिजाब पहनने पर जो है वो पाबंदी करो। और फ्रांस में पहले ही आपको पता है नकाब या हिजाब वगैरह पर पाबंदी है, तो बस अब ये बढ़ाते जा रहे हैं। फैल रहे हैं, जरूरत से ज्यादा फैल रहे हैं, लेकिन ये है कि आएगा, इनका भी हो सकता है कि टाइम आएगा, किसी तरह समझ आ जाए इनको। एक क्विक खबर आपको एक और सुना दें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है और वो ये है कि जेल का नाम सुनते ही हमारे जहन में आ जाती है कि भाई पाबंदियां होंगी, अडयाला, अटक नाजरीन, वो अपना अडयाला और ये सारे कोट लखपत और मच जेल और काला पानी और ये सारी जेलें आ जाती हैं। जेलों में फिर सऊबतें आ जाती हैं, सलाखें आ जाती हैं और लोग बेसिकली इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि भाई सख्ती होगी। 28 मंजिला एक जेल है। अच्छा। और 1975 को शिकागो में तामीर की गई थी। ये जेल में सलाखें नहीं लगी हुई, ठीक है, बल्कि बाहरी दीवार की ईंटों में ऐसे शगाफ रखे गए हैं कि जहां से कैदी बाहर की दुनिया का नजारा भी कर सकते हैं। बेसिकली छोटी छोटी जो खिड़की उसको आप कह लें। अच्छा, जेल के फर्श पर कालीन बिछे हुए हैं। कैदी वाली जो वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेल सकते हैं। हाँ, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सब चीजें भी कैदी खेल सकते हैं, वर्जिश कर सकते हैं, लाइब्रेरीज हैं वहां पर किताबें पढ़ सकते हैं। जेल में इन्हें बेहतरीन किस्म का खाना मिलता है। और इस जेल से कैदियों की फरार के कुछ वाकयात भी पेश आए हैं, जिसके बाद हिफाजती इकदाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं। मतलब कुछ भी दे दो, इंसान को आज़ादी चाहिए, बुनियादी है ना, बुनियादी चीज़ है ये तो। अच्छा। बिल्कुल। और मेक्सिको के एक मशहूर मंशियात के स्मगलर थे जी, और उनका बेटा भी इसी जेल में कैद है। और अजीब सी ये जेल है, समझ नहीं आती लोगों को, लेकिन ये है कि है ये जेल और सख्ती है, आप वहाँ से निकल नहीं सकते हैं, लेकिन बाकी फैसिलिटीज़, बाकी चीज़ें आपको वहाँ पर मौजूद हैं। और बेसिकली नाजरीन, जेल का जो मकसद है ना, वो इंसान को मजीद बड़ा क्रिमिनल बनाना नहीं है, उसकी तस्हीह करके उसको एहसास दिलाना कि भाई तुमने जुर्म किया था, तुमने ये गलती की थी और कुछ सजाओं की बिल्कुल सजा भुगत के आप बाहर आए। कुछ सजाओं की तो मतलब हमें तो कैसे कैसे गुनाह हम नहीं करते और अल्लाह ताला से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमें माफ़ कर देगा। तो जब वो माफ़ कर सकता है तो फिर हम बतौर इंसान बहुत सख्त कभी कभी वर्डिक्स दे देते हैं। और ये मैं उन हीनियस क्राइम्स के बारे में नहीं कह रही कि जिन पे माफ़ी नहीं होनी चाहिए। मैं अदरवाइज छोटा कोई चोर है, कोई आजकल के हालात, तो इस चीज़ पर, लेकिन ये है कि वो भी स्टिल आई एम नॉट इनकरेजिंग थीफ और पीपल लाइक दोज, लेकिन ये है कि हमारे जेल लोगों को बड़ा क्रिमिनल बना देते हैं। उनकी तस्हीह करके उनको वापस मुआशरे में निकालना है, ये जेल का मकसद है। ठीक है जी, ब्रेक का भी एक मकसद है, ब्रेक का मकसद है, ब्रेक का बड़ा खास मकसद है जी। लेकिन अब हम जाएंगे उस ब्रेक पर ताकि मकसद जो है वो अचीव हो सके। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं जी एक इंस्पायरेशनल पर्सनैलिटी। इंस्पायरेशन आप लें इनसे और बड़ा ज़बरदस्त काम इन्होंने किया है जी। सीमाब साहिबा है जी, उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया है ये हम आपको बताते हैं। और इन्हें बुलाया गया बुनियादी तौर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लेक्चर देने के लिए। बिल्कुल। अब एक लेक्चर तो वो है जो हम रोज़ाना यहाँ बैठ के टीवी पे दे रहे होते हैं, और असल जो लोग होते हैं उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले बुलाते हैं कि भाई आप वहाँ आकर लेक्चर दीजिए। बिल्कुल। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की ये तालिबा हैं। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्हें किस वजह से बुलाया गया, क्या लेक्चर था, क्या मामला था, और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं सीमाब साहिबा और अपने वालिद साहब के साथ वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं, महमूद विर्क साहब जो कि ट्रैफिक पुलिस वार्डन है। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो सीमाब ज़रा आप बताइए कि ये जो लेक्चर था ये किस चीज़ का लेक्चर था, आपको कैसे इनवाइट किया, क्या चीज़ उन्होंने देखी कि आपको उन्होंने बुला लिया? हम तो यहाँ पूरा दिन लेक्चर देते रहते हैं टीवी पर, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वालेकुम अस्सलाम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। तो जो लेक्चर था इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द रोल ऑफ द प्लेनेटरी हेल्थ एंड द यूथ इन पाकिस्तान। तो बेसिकली मैंने एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करवाया था फॉर माय प्रोजेक्ट एंड इट गॉट एक्सेप्टेड फॉर द साइड एज अ साइड इवेंट स्पीकर फॉर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। सो या। अच्छा, और आपको उन्होंने बुलाया क्यों? मतलब कौन सी ऐसी प्री रिक्विजिट्स थी जो आपने टिक किए बॉक्सेस, कौन सी ऐसी चीज आपने की? रिसर्च पेपर जो था उनका वो एक्सेप्ट हुआ ना? बिल्कुल, लेकिन नहीं उससे पहले भी मतलब रिसर्च पेपर्स भी तो बहुत सारे लोग लिखते हैं ना। ऐसा थोड़ा सा अपना अगर जर्नी आप अपना हमारे नाजरीन के लिए बताएं ताकि उनको भी समझ में आए कि क्यों आपकी सिलेक्शन हुई, आपके पेपर की सिलेक्शन हुई। Actually, I have worked a year with them, Planetary Health Alliance के साथ as an ambassador. I have worked with them for the planetary health purposes. इसकी applications जब calls open हुई थी तो they guys received almost 150 applications. Out of them, they selected 54 people, like 54 from all over the world. और I was the only one जो कि पाकिस्तान से सेलेक्ट हुई थी इस कोहूट के लिए। देन हम लोग जब पूरी दुनिया से मुख्तलिफ लोग थे, यूरोप, अफ्रीका, फ्रॉम द अमेरिका और एशिया रीजन, तो हम लोगों ने पूरा साल इकट्ठे काम किया था फॉर दिस कोर्स और हमारे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स थे प्लेनेटरी हेल्थ के लिए। और इन द एंड ऑफ द ईयर द गाइस इनवाइटेड अस फॉर अ कॉन्फ्रेंस एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। और नॉट ओनली दैट, सेपरेटली आई हैव सबमिटेड माई प्रोजेक्ट फॉर साइड इवेंट स्पीकर एंड लकली वो भी एक्सेप्ट हो गया एंड देन आई गॉट अ चांस टू डिलीवर my project for 1 hour there at Harvard Medical School. ज़बरदस्त जी, बेहतरीन। महमूद साहब आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले तो आपको बड़ा मुबारक हो, ये आपकी बेटी की कामयाबी, माशाल्लाह दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। आपकी जो जॉब है वो है ट्रैफिक पुलिस वार्डन की, बड़ी सख्त जॉब होती है, बड़ा आप लोगों को सड़क पर खड़े होकर मेहनत करनी पड़ती है। कैसे आपने अपनी बेटी को पढ़ाई और ये सारे मामलात जो हैं इनके तालीम की तरफ आपने राग़िब करने में कितना किरदार था, क्या वो जर्नी में आपका था? सर, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात से पहले उसकी नवाज़िश, उसकी रहमत हो तो बच्चे इस लेवल पर पहुंचते हैं। दूसरे नंबर पर सर मैंने बड़ी लगन और मेहनत से, ईमानदारी से ड्यूटी करके मैंने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाया और उस बच्चों को शौक़ से, बच्चों को लगन से, बच्चों को तवज्जो, इनकी तालीम पे तवज्जो रखी और अल्लाह ताला ने ज़ात ने अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कामयाबी से हमकिनार किया है, कामयाब किया है जनाब। ये बच्चों वास्ते बहुत ज़्यादा मेहनत लगन की ज़रूरत है। महमूद साहब ये बताएं मुश्किलात क्या क्या आई आपको? ज़ाहिर है आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रिज़्क़ हलाल कमाया, तो बाज़ औक़ात तो जो पुलिस वाले हैं, हमारे एहलकार, हम जानते हैं कि रिज़्क़ हलाल कमाना उनको बड़े आराम से ऑफरें हो जाती हैं। कोई किसी का चालान करे, वो कहता है यार तुम पैसे ले लो, मुझे जाने दो, चालान ना करो। तो हर जगह पर कदम कदम पर आप लोगों की नौकरी में तो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। सर ये इस चीज़ का मेरा तमाम महकमा इस चीज़ का गवाह है कि मैंने कभी किसी तक पानी तक नहीं पिया।
मैंने कभी किसी से पानी तक लालच नहीं किया। मैं अपनी माँ का की मेहनत करता हूँ। मैं छोटा सा जिम्मेदार हूँ, 4 एकड़ मेरी ज़मीन है। मैं अपने घर की मेहनत करता हूँ और उसमें खेती बाड़ी करके बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ और उसी वजह से मेरा ये निज़ाम चल रहा है जी। अच्छा, आपकी ज़ाहिर ड्यूटी जो है बड़ी सख्त है और वालिदैन का बड़ा अमल दखल होता है बच्चों की नशोनुमा में और बच्चों की परवरिश तरबियत करने में। आप बच्चियों को तालीम के हवाले से कितना गाइड करते हैं, कितना वक्त निकाल सकते हैं अपनी जॉब में से बच्चों और बच्चियों के साथ गुजारने के लिए ताकि उनकी तरबियत कर सकें, या मुश्किल होता है टाइम निकालना? अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारी होती है शिफ्ट वाइज ड्यूटी। सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक, 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हम एक शिफ्ट ड्यूटी करते हैं। दूसरी सेकंड टाइम पर पहली शिफ्ट ड्यूटी करके सेकंड टाइम मैं 2-2:30 बजे तकरीबन घर चला जाता था। मैं बच्चों को खुद पढ़ाता था, बच्चों को खुद अकेडमी छोड़कर करता था। बच्चों को मैं सब कुछ बच्चों को ज़ेरे निगरानी उनकी हर चीज़ का मैं एक्टिविटीज़ से हर चीज़ पे मैं तवज्जो रखता था। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा सीमा, आप ये बताइए कि इस वक्त आपकी तालीम जो है वो क्या चल रही है फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में? आप ज़ाहिर मेडिकल ही पढ़ रही हैं, लेकिन क्या डोमेन है आपका? एक्चुअली बिल्कुल मैं फातिमा शाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS की सेकेंड ईयर की तालिबा, और अभी तो हमारा MBBS चल रहा है, लेकिन इन द फ्यूचर आई एम लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यूरो सर्जरी, लाइक इन द सर्जरी डोमेन। सो अच्छा, ज़बरदस्त, बेहतरीन। माशाल्लाह। अच्छा, जब आप हार्वर्ड में गई, वहाँ पर आपने अपना ये पेपर प्रेजेंट किया, तो उस पेपर पर क्या रिस्पांस मिला? एक्चुअली हमारे पास ये था कि ये रिस्पांस जो मेरा लेक्चर था, इट वाज बेस्ड ऑन द रोल ऑफ प्लानिटरी हेल्थ एंड द यूथ, क्योंकि आई वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूथ फ्रॉम पाकिस्तान, बीइंग द गर्ल ऑफ 19। तो हमारी जो डिस्कशंस थी, लाइक आई रिमेंबर कि कुछ हमारे पास मेंबर्स थे फ्रॉम द यूरोप, इटली से थे। दे वर प्रोफेसर्स ऑफ द MPhil इन द डाइटिशियंस एट्सेट्रा। कुछ जो मेरा लेक्चर था उसमें हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के स्टूडेंट्स थे, कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के थे, एंड देन सम फ्रॉम द अफ्रीकन रीजन। तो हमारी जो डिस्कशंस थी दैट वाज आउटकम बेस्ड, और हम लोगों ने उसके आउटकम्स में लाइक आफ्टर दैट लेक्चर वी आर गोइंग टू हैव द कोलैबोरेशंस ऑन अनदर रिसर्च प्रोजेक्ट्स टुगेदर, जिसमें हम लोग लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान के यूथ के रोल को मज़ीद डिफाइन करें। एंड द नेक्स्ट ईयर यही लाइक दिस कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू हेल्प इन द मलेशिया। अच्छा, इस पूरी एक्सरसाइज से आपका वहाँ जाना, रिसर्च पढ़ना, फिर उसके बाद लोगों से वहाँ पर मिलना, डिस्कशंस करना, इससे लर्निंग्स क्या मिली पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान की जो आप कह रही हैं मैटरनल हेल्थ जो है उसके हवाले से, और बाहर के ममालिक से कंपैरिजन के हवाले से क्या लर्निंग्स थी? एक्चुअली मैं जो सबसे पहली चीज़ कहना चाहूँगी दैट वाज द स्टूडेंट एंड द टीचर रिलेशन देयर। आई वाज द यंगेस्ट देयर, लाइक जो मेरे कोलीग्स थे इवन दे वर द PhD स्कॉलर्स, एंड आई वाज जस्ट अ मेडिकल स्टूडेंट जो जिसके भी प्री क्लिनिकल ईयर्स थे, बट द गाइस डिडंट फील मी कि आई एम सो यंग और आई एम सो जूनियर। इन द डिस्कशंस वी वर टुगेदर कि जैसे वी वर ऑन द सेम लेवल। सो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई फेल्ट कि पाकिस्तान में अगर इस तरह की इंकरेजमेंट हो फॉर द स्टूडेंट्स डिस्पाइट देयर एक्सपीरियंस कि दे गाइस ऑन द सेम लेवल, so that brings the confidence in the people. So the first thing that I learned over there कि there must be some good peer learning experience and the good teacher-student relationship. सही है। there are many other things बाकी जो एक्सपीरियंसेस है वो कोशिश करके ज़रा उर्दू में बताएं, हमारी ऑडियंस ज़रा उर्दू की ज़्यादा है। हाँ। और जो दूसरे एक्सपीरियंसेस थे उनमें द टाइम मैनेजमेंट इज इटसेल्फ, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा किया जाता है। आई डिड रियलाइज मैंने खुद वापस आने के बाद आई स्केड्यूल माई लाइफ अकॉर्डिंगली, बिकॉज वहाँ आई एक्सपीरियंसेस अ लॉट ऑफ पीपल दैट दे वर क्वाइट यंग, लाइक वो बहुत ही यंग थे एंड दे वर हैव ह्यूज अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स इन ऑन देयर वर्क। So the second thing that I learned कि the time is money and you have to save and you have to utilize wisely. So and the third thing is the connections कि बाहर आने के बाद अच्छा जी 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 कंप्लीट कर लें। अगर और तो मैं तीसरी चीज़ ये कह रही थी कि एक्सपीरियंस एक वो था जो वहाँ किया, लेकिन वापस आने के बाद द कनेक्शंस आई मेड विद रिसर्चर्स, that was another asset that I get back from there
और इससे बहुत हेल्प हुई फ्रॉम द फ्यूचर रिसर्च। बिल्कुल सही। महमूद साहब, आपकी तरफ आऊंगी कि हमारे यहाँ तो बहुत एक आसान चीज़ है जो कि वालिदैन को सुनने को मिलती है, वालिदैन के लिए मुश्किल है, दुनिया वालों के लिए कहना आसान है, वो ये है कि शादी कराएं ना बच्चियों की, देखें बड़ी हो गई हैं, घर बिठाया हुआ है आपने, इतना पढ़ा के क्या करेंगे। ये बातें आप भी सुनते हैं या सुनी हैं, आपको भी किसी ने कही है, आप उनको क्या जवाब देते हैं? आप क्या करेंगे पढ़ा के इतना? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का हमारे रसूल पाक का फरमान है कि तलीम हासिल करो, खा तुम्हें चीन जाना पड़े। हमारे बच्चे हो सबसे पहले तलीम पर तवज्जो देनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तलीम कंप्लीट होने के बाद उसके जब जाओ पे लग पाए तो तब उसकी शादी वगैरह का सोचना चाहिए। मैं तो ये आपको तमाम अपने साथियों को, कुलीगों को ये मैसेज दूंगा कि जब पहले बच्चों की तलीम मुकम्मल करो, बेटी हो या बेटा, दोनों को बराबर की नज़र से देखें, दोनों को बराबर के अपना हकूक़ दें और उनको बराबर की तलीम पर अखराजात करके दोनों को बराबर के पढ़ाएं और बाद में उनकी शादी करें। बिल्कुल सही फरमाया महमूद साहब, बड़ा ज़बरदस्त आपका मैसेज। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे महमूद साहब और सीमा आप हमारे साथ मौजूद थे, और यही तरीका और यही जज्बा होना चाहिए। फिर देखें पाकिस्तान कहाँ जाना चाहता है, ये जज्बा हर एक में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से हम एक मुद्दा बहुत डिस्कस कर रहे हैं और ज़ाहिर है इस पर हुकूमत ने भी बड़ा एक्शन लिया, और वो है जी वो इंजेक्शंस कि जिनके लगाने से लोगों की बीनाई जो है वो चली गई। और इसका सबसे पहले जो इंकिशाफ किया वो चौधरी मंजूर अहमद, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने किया। अपनी ट्वीट में अपने भाई के हवाले से उन्होंने बताया कि उनके भाई को जब ये इंजेक्शंस लगे तो उनके भाई की बीनाई जो है वो चली गई। इस हवाले से हम बात करते हैं। ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने एक्शन तो ले लिया है, लेकिन उनके भाई कैसे हैं और ये मामला किस तरह से पेश आया और क्या हुआ, ये हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर आप हमें समझा सकें कि आपके भाई का किस चीज़ का इलाज चल रहा था, और क्योंकि उसके बारे में मुख्तलिफ आ गई हैं कि भाई वो कैंसर की दवाई थी और शुगर के पेशेंट्स को लगती थी, आपके भाई का स्पेसिफिकली किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा था? नहीं, ये एक्चुअली जो जिनको शुगर होती है ना जी, उनकी आँखें, उनकी बिनाई में कमी आना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए ये कोई इंजेक्शन लगाते थे आँख के अंदर। ये लग रहे थे ऑलरेडी, और यहाँ पे समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। ये इंजेक्शन लगा है और उन्होंने गलती ये भी कर दी डॉक्टर ने कि दोनों आँखों में लगा दिया, जबकि ये कभी भी नहीं होता कि दोनों आंखों में आप लगाएं। चलो एक अगर क्योर होगी तो फिर दूसरी का इलाज शुरू किया जाता है। तो अब यहाँ पे जब ये उसका इन्फेक्शन स्टार्ट हुई, रात को 8 बजे इंजेक्शन लगा और सुबह तक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगी, तो उनके पास दोबारा लेकर गए तो वहाँ पे पता चला कि ये को तो प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा नहीं ठीक हो जाएगा, मैं दोबारा फिर एक इंजेक्शन से और लगा देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये कमी नहीं हुई। हमने लाहौर में अप्रोच किया, लाहौर में गए, एक रहमत हॉस्पिटल है, वहाँ पे पता चला कि दर्जनों लोग वहाँ पे पड़े हैं इसी की वजह से। और फिर एक और हॉस्पिटल से दूसरी राय लेने के लिए, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आया। अब एक तरफ तो ऑपरेशन तो हो गया है, अभी भी मेरी बात हो रही थी डॉक्टर असद असलम साहब से, चूँकि उनकी ज़ेर निगरानी ऑपरेशन हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ये अभी कुछ अगले 48 घंटे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आई साइड बिल्कुल चली जाती है। तो ये बस अभी तो दुआ करें। देन मैंने फ़ैसला किया कि चलो हमारे साथ तो जो होना था हो गया, अब हम इसको देखें कि कई लोगों की और की जो नज़रें हैं वो बच जाएं, बसारत बच जाए, या हम उससे कोई बेहतर जितने बचाए जा सकते हैं वो तो बचाएं। देन मैंने ट्वीट किया, फिर मैंने मिनिस्टर हेल्थ से बात की, उन्होंने फौरी तौर पर प्रॉम्प्ट उस पर एक्शन किया जावेद अकरम साहब ने, और उसको बंद कर दिया गया, वो सारी मेडिसिन उठा ली गई, और फिर उसके बाद इंक्वायरी भी होगी। अब इंक्वायरी का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या उसमें हतमी तौर पर आता है। तो ये जो इंजेक्शन उनको लगाए गए थे उसके बाद फिर उनका ऑपरेशन हुआ है दोबारा से? जी, दोबारा ऑपरेशन हुआ है, चूँकि वो इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा हो गई। अभी मुझे डॉक्टर साहब से बात हो रही थी कि उसकी वजह से अंदर पस पड़ गई है, जिसकी वजह से सारा इन्फेक्शन फैला हुआ है आँख के अंदर। तो वो अभी क्लियर कुछ नहीं है,
तो वो मेडिसिन ऑपरेशन के बाद शुरू हुई है और उसके बाद अगले 48 घंटे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद पता चलेगा कि वीएन कोई क्लियर होता है या नहीं होता। तो ये सूरत हाल है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है, इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये इंजेक्शन जब हमने अपने तौर पर रिसर्च की तो ये 2011 में अमेरिका में बैन हुआ है, 2016 में इंडिया में बैन हुआ है। तो पाकिस्तान में क्यों आ रहा है? ये अगली बहस है कि ये उसका भी कोई जाली वर्जन है या नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान में आ क्यों रहा है? किसने इसको इजाज़त दी है? क्यों आ रहा है? किसके कहने पर आ रहा है? तो ये असल है। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ये बताएं कि डॉक्टर से जब आपकी बात हुई तो वो क्या बता रहे हैं कि आपके भाई के केस में स्पेसिफिकली व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब क्या ये रिएक्शन हुआ? क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि कुछ अरसे से लग रहे थे तो पहले ये चीज़ नहीं हुई, तो अब क्यों हुई? क्या रिएक्शन हुआ? क्या दवाई एक्सपायर्ड थी या काउंटरफीट प्रोडक्ट की भी एक ऐसी किस्म थी कि जो बिल्कुल ही गैर मयारी थी, या मतलब क्या मसला हुआ? डोज ज़्यादा कम हो गई? कुछ बता सके वो अभी तक आपको? बस देखें, एक नहीं, ये अभी तक वो कोई हतमी बात नहीं कह पा रहे, लेकिन अभी तो देखना ये है कि इसका क्या इशू आया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि असल बात तो इस पे भी जाना चाहिए। ये तो कमेटी देखेगी कि वो बैच कह रहे हैं, अब अभी ये जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बैच ठीक नहीं था, उस बैच ठीक नहीं था क्या मतलब है? टेक्निकली ख़राब था या क्या था या क्या नहीं है? लेकिन उससे बुनियादी बात मैं तो कर रहा हूँ, जो मेडिसिन इसी वजह से, चूँकि वो लोग अमेरिका और इंडिया के अंदर इसके इंजेक्शन की वजह से ब्लाइंड हो रहे थे, तो उन्होंने पाबंदी लगाई है आज से 12 साल पहले। और मुझे अभी एक दोस्त और बता रहा था कि ये 8-9 में जर्मनी के अंदर भी इस पे पाबंदी लगा देगी। पाकिस्तान में कैसे आ रहा है और क्यों इसको इजाज़त दी है, किसने इजाज़त दी है? ये इशू है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जो इंक्वायरी कमेटी है उनको आपने सारे अपने कंसर्न्स जो हैं वो बता दिए हैं, बयान कर दिए सारे, जो इस मामले की तमाम डिटेल्स थी? जी, मैंने उनसे बात की है। अभी तो खैर मैं उनसे ये बात तो नहीं हुई, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ ताकि वो जो इंक्वायरी कमेटी है वो को अपनी फाइंडिंग्स में इस चीज़ को भी लेकर। सही, ठीक। अच्छा, और आपने कहा कि डॉक्टर्स ने कहा है कि कुछ घंटे बड़े अहम थे और जाहिर है अब उसमें हम देखेंगे कि दुआ करनी है और कुछ उसमें हम देखेंगे कि क्या होती है सूरत हाल। तो वो किस हवाले से कह रहे थे कि वो अहम है? क्या बीनाई पूरी तौर पर वापस आ सकती है? उन्होंने जो जाहिर ऑपरेशन किया, इन्फेक्शन साफ किया, उसके बाद या पार्शली वापस आएगी? कुछ बता सकते हैं कि वो क्या चीज़ इसमें मॉनिटर कर रहे हैं इस टाइम में? इसीलिए वो कह रहे हैं इम्पॉर्टेंट है और इस पे डिपेंड करता है कि ये बिनाई वापस आती है कि नहीं आती, ये इसीलिए कह रहे हैं। सही है जी, दोनों आंखों। ठीक है। आपके भाई की तबीयत, मतलब इस वक्त जो है वो तबीयत उनकी कैसी है? और एक होता है ना इंसान का हौसला बड़ा पस्त हो जाता है जब आंखों का खास तौर पर मामला बहुत ही ज़्यादा संगीन होता है, तो इस वक्त वो किस सूरत हाल में है? नहीं, नेचुरली अब उसका रास्ता क्या है? अगर आप हौसले में नहीं होंगे तो दूसरा क्या रास्ता है आपके पास? और अगर आप इसको इस एंगल से देखेंगे, हम लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं आगे फिर। सही है। अच्छा, जाहिर है उस कंपनी का भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया है, उन्होंने भी कहा है कि भाई ये इस किस्म की चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, हमने तो उसको एक कैंसर की ड्रग के तौर पर अप्रूव किया हुआ था और उसकी टेस्टिंग वगैरह इतने सालों से जो हमने रिसर्च की है वो उसके हवाले से थी। तो आप लोगों का जो ये इलाज हो रहा था आपके भाई का, ये सरकारी अस्पताल में हुआ था या ये प्राइवेट हॉस्पिटल से हो रहा था? नहीं, ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन वो सरकारी हॉस्पिटल में भी डॉक्टर साहब हैं, मौजूद हैं। लेकिन ये एक का इशू नहीं है। अगर एक का हो तो हम कहें कि वो डॉक्टर की गलती होगी है। अब जब सैकड़ों लोग रिपोर्ट हो रहे हैं और सारे पाकिस्तान से रिपोर्ट हो रहे हैं, तो फिर उसमें भरल कोई किसी जगह पे प्रॉब्लम आया, क्या आया है, ये अब इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही पता चले। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और उनके भाई के साथ जो सूरत हाल हुई है, ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो कि इससे मुतासिर हैं और पूरा पाकिस्तान ही कंसर्न है कि ये सारा मामला हुआ क्या। अब जो एक्शंस लिए गए हैं वो अपनी जगह बहुत प्रॉपर एक्शंस हैं, ठीक है, उनकी फ़रोग को रोक दिया गया उन इंजेक्शंस की, और अब पूरी जो इंक्वायरी कमेटी है वो बैठी है। पंजाब हुकूमत कह रही है कि हम इलाज करवाएंगे, अपने ख़र्चे पर करवाएंगे, और मोहसिन नकवी साहब ने भी इसके अंदर जो है वो बड़ा ऐलान किया है। ये सारा बड़ा काम तो इस चीज़ पर बड़ा प्रोएक्टिवली और बड़ा अच्छा हो रहा है। बस अब अल्लाह करे कि वो जो लोग जिनकी आंखें मुतासिर हुई हैं वो उनकी बीनाई लौट जाए, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा
लॉस होगा। और वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि आंखों का मामला बहुत संगीन बड़ा होता है, खतरा है। बहुत वैसे तो घबरा अल्लाह जाते ताला हैं, हाँ, बिल्कुल। ने हर जो अपने जो हमारे जिस्म का हिस्सा बनाया है, हर एक की अहमियत है और हम किसी को भी वो फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। लेकिन आंखें फिर बहुत बड़ी नेमत होती हैं, अल्लाह ताला इन सब लोगों पर बिल्कुल रहम करे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक मेजर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ मेडिकल फील्ड के हवाले से वो लिया जाए, वो ये है कि हम अक्सर ये देखते हैं, ये तो एक ड्रग की बात सामने आ गई कि भाई कैंसर के लिए बनाई गई थी, लेकिन चूंकि उसका एक अलग फ़ायदा हो रहा था तो डॉक्टर्स ने उसको उसके लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर रिएक्शन हुआ, क्या हुआ अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इस किस्म की चीज़ों को, इस किस्म की प्रैक्टिस को भी देखने की ज़रूरत है कि किसी तरह से भी डॉक्टर जो है वो ये फैसला अपने तौर पर ना करे कि जो कंपनीज सालों लगाती हैं, 10-10 साल 15-15 साल की रिसर्च करके वो एक ड्रग एक बीमारी के लिए बनाती हैं, उसको किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करना, फ़ायदा नुकसान, ये प्रॉपर इस पर रिसर्च होनी चाहिए। ये किसी एक शख्स का अचानक फैसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भी लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ती हैं। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सही, वेलकम बैक, वेलकम बैक। सयाहत वर्ल्ड टूरिज्म डे है, एक्साइटमेंट आपको नजर आ रही है शिफा की? एक्साइटमेंट नजर आ रही है और पाकिस्तान में सयाहती मकामात दुनिया में बहुत सारे ममालिक को पीछे छोड़ देते हैं जब हम पाकिस्तान की सयाहती मकामात की खूबसूरती की बात करते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, एम्बेसडर्स कहते हैं, ये यहाँ पर आने वाले बाहर के इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, ये वो आर्टिस्ट कम्युनिटी कहती है जो कि बाहर से आकर यहाँ पर परफॉर्मेंसेज देती है, खिलाड़ी कहते हैं। ऐसा कोई दुनिया का खित्ता नहीं है जो पाकिस्तान जैसा खूबसूरत हो। लेकिन जाहिर है इसकी एक टूरिज्म की एक कैपेबिलिटी है, एक कैपेसिटी है, उसको कैसे ऑप्टिमम लेवल तक हम अचीव कर सकते हैं, ये आज का मुद्दा। और हमारे साथ मौजूद है जी वज़ीर मुमलिकत बराए सयाहत जनाब वसी शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अवैज, कैसी हैं शिफा? बिल्कुल आप ठीक दोनों को भी वर्ल्ड टूरिज्म डे बहुत बहुत मुबारक सर। आपको भी मुबारक हो। अच्छा, आप बातें ज़ाहिर है हमने बहुत सारी सबसे सुनी भी हैं और देखी भी हैं और सारी दुनिया ये कहती है कि जी टूरिज्म पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त है, पोटेंशियल उसका। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हम, चूंकि अब आप वजीर बने, आपने ज़ाहिर मामलात को देखा करीब से, मुबारकबाद आपको। हाँ, वो ठीक है। लेकिन टूरिज्म के मामले में एक्चुअली इन प्रैक्टिकल टर्म्स हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? देखिए, कुछ 7-1% हमारे जीडीपी का जो हमारे पास, आपको पता है डाटा कलेक्शन भी हमारे यहाँ को बहुत आला नौइयत की नहीं होती है, तो वो तकरीबन हमारा यानी कि 7-1% जो है वो हम जनरेट कर पाते हैं। अच्छा, और हमसे कहीं छोटे यानी कि साइज़ में जो ममालिक हैं जिनका जोग्राफिया, जिनकी आबादी बहुत कम है, नेपाल है और दीगर वो हैं, कोई 56% करता है, कोई 70% करता है, कोई 65% करता है, ठीक है ना। और जिनके पास पाकिस्तान के मुकाबले में 10% भी, बहुत अगर चले मैं आसानी से कि बहुत फराख दिली से कहूँ तो 20% भी पाकिस्तान के मुकाबले में दुनिया को दिखाने के लिए यानी कि नहीं है पाकिस्तान के मुकाबले में जो कुछ पाकिस्तान के पास है जी। मगर आप देखिए कि हम जनरेट क्या करते हैं, तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसी से आपको उस पोटेंशियल का अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की टूरिज़म में कितना पोटेंशियल है। लेकिन लाज़मी बात है कि इस पोटेंशियल को हम तभी यानी कि इससे हम फ़ायदा उठा सकेंगे या इसको हम मटेरियलाइज़ कर सकेंगे जब सारे जो लवाजमात हैं इसके वो हम पूरे करने में कामयाब होंगे। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि दीगर लवाजमात जब तक पूरे नहीं होते तब तक हम हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाएं। बात वही है कि शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। सो होता ये है कि आप अपने हिस्से का काम करते रहते हैं, पाकिस्तान को शोकेस करते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ़ खसूसियात हैं नेचर के हवाले से, आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं उस हवाले से, जो मनाजिर के हवाले से, मौसमों के हवाले से, इवन मैं तो समझता हूँ फलों के हवाले से, कुजीन्स के हवाले से, वो आप मुस्तकिल बुनियादों पर आप लोगों को बताते रहते हैं। विद इन द कंट्री भी अपने रीजनल जो आपके जो टूरिज़म है उसको भी अट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद दुनिया को भी आप बताते रहते हैं। तो आप अपना काम करते रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला हालात जो हैं वो मज़ीद बेहतर से बेहतर होते चले जाते हैं। तो आपका काम जो है मुकम्मल होता है, बजाय इसके कि ये इंतज़ार किया जाए कि जनाब सारे हालात जो हैं वो साजगार होंगे और फिर हम जाके दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या क्या कुछ है। तो हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप बहैसियत वज़ीर, जाहिर है आपको ये बड़ा अहम कलमदान मिला है, क्या इक़दामात कर रहे हैं, क्या सोचा है आपने? देखिए, एक तो जो हमारी जो बुनियादी जिम्मेदारी है, आप जानते हैं कि वो इंटरम सेटअप के अंदर एक डे टू डे अफेयर्स को चलाने की होती है। तो डे टू डे अफेयर्स के मामले में जो भी रोज़मर्रा के मामूलात हैं जिसमें खलल न पड़े, कोई चीज़ रुके ना, बहरहाल एक 25 करोड़ का मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह,
और उसको मामलात को चलना तो है जब तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ इलेक्शन हो और इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। तो एक तो उसको हम देख रहे हैं, उसके अंदर रहते हुए मैंने ये किया है कि जो डे टू डे अफेयर्स की जो मैंडेट है उसके अंदर रहते हुए ऐसी पॉलिसीज़ जिससे कोई भी जी शऊर जो है वो इख्तलाफ नहीं कर सकता है, उन पॉलिसीज़ के बनाने में अपना हिस्सा जो हम जो डाल सकते हैं वो डाल दें। उन पॉलिसीज़ के हवाले से जो शऊर हम पैदा कर सकते हैं वो हम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उस सफ़र में जितना हम आगे तक जा सकते हैं उसको हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हम कर सकेंगे हम कर देंगे, बाकी आने वाले जो हैं वो फिर उसको वहाँ से आगे लेके चलें। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो हमारा माउंटेनियरिंग का सेक्टर है, जो हमारा K2 का, और जो एक्सपेडिशंस होती हैं और जो पूरी दुनिया से जो कोपैमा आते हैं, इस हवाले से आप देखिए कि हमारे पोर्टर्स की बहुत हलाकतें होती थी और उनकी इंश्योरेंस का कोई इंतज़ाम नहीं था। तो हमने यानी कि अब समरी जो है वो हम भिजवा रहे हैं जो मुतल्लिका इदारे हैं कि उनकी 30 लाख कम से कम उनकी इंश्योरेंस जो है वो होनी चाहिए। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी इख्तलाफ नहीं कर सकता, और हमारी अभी भी कोशिश है कि हम 40 लाख तक इसको करने में कामयाब हों। स्टेक होल्डर से हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं, मगर 30 में तो हम कामयाब हो गए हैं। अभी आप देखिए मोहम्मद हसन साहब जो हमारे पोर्टर भाई थे, उनका इंतकाल हुआ एक हादसे में, और एक पैसा भी उनको इस मद में इसलिए नहीं मिला कि उससे पहले इंश्योरेंस का कोई बाकायदा कोई इंतज़ाम नहीं था। उस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो नुकसान होता है वो स्किल की कमी की वजह से होता है, चूँकि कोई स्कूल जो है बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर जो है वो माउंटेनियरिंग का कोई अभी तक कायम नहीं हुआ है। उस हवाले से हम पेशरफ्त कर रहे हैं, और GB गवर्नमेंट से इब्तदा में हम गिलगित बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी से हम एक MOU साइन करने जा रहे हैं, चूँकि फौरी तौर पे आपको बिल्डिंग वगैरह तो बना नहीं सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ा डिसीजन है जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आके उस हवाले से करे। हम ये कर रहे हैं कि अपने तौर पे कोई ऐसी शक्ल ज़रूर बना दें, कोई निसाब के हवाले से, या जो हम कर सकते हैं, ताकि कुछ ना कुछ काम शुरू हो और फिर आने वाले जो हैं उसको मज़ीद लेकर जाएँ। तो ये भी इससे पहले नहीं हो रहा था। एक स्कूल का क़याम जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। फिर जैसे GB को अगर ले लें, चूँकि मैंने अपना सफ़र वहीं से शुरू किया था, मोहम्मद हसन साहब के घर में उनके फातिहा के लिए जब मैं गया था, उनके पुरसे के लिए, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि GB में आप देखिए कि 10 से 12 लाख तकरीबन टूरिस्ट जो है मोहतात अंदाजे के मुताबिक आता है, और 15 से 20-22 के करीब आबादी जो है बताई जाती है, मगर कोई अच्छा बच्चों के लिए मुनासिब साइज़ का भी मुनासिब वहाँ पे थीम पार्क नहीं है। अब जब मैंने डाटा कलेक्शन की और रिसर्च की तो पता लगा कि दुनिया में 50-60-70% जो यानी कि जब लोग सयाहत के लिए निकलते हैं तो उन जगहों पर जाते हैं जहाँ बच्चे भी जाना चाहते हों। तो अब अगर आप अपने बच्चों को GB ले जाना चाहते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा एक बच्चे को जो 4 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, क्या मैं तुम्हें पहाड़ दिखा के लाऊं, तो ये थोड़ी सी उसकी मासूमियत के साथ और उसकी जो एक बचपना होता है, मैं समझता हूँ कि उसको खेल की भी तलब है, उसको झूलों की भी तलब है। तो वो अपने GB गवर्नमेंट से हमने बात की तो वो ज़मीन देने के लिए उसके लिए तैयार हैं। अब यानी कि हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ बिजनेसमैन जो हैं वो आगे बढ़ें और PPP मोड के ऊपर वो कोई उसमें काम करने की कोशिश करें। हमारे दौर में बात जितनी बढ़ेगी फबेहा, नहीं तो आने वाले जो हैं अगेन ये ख्याल इससे पहले नहीं था कि भाई थीम पार्क जो है बनाया जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो थीम पार्क बनेगा, जिसके भी दौर में बने, ये इशू नहीं है। असल मकसद तो काम करना है ना, काम होना चाहिए। और उसकी तस्वीरें जब K2 के साथ और उसकी तस्वीरें जो हैं वो पूरे GB के साथ और बर्फ़ पड़ रही हो और उसमें जनाब आप बच्चों की राइड्स की तस्वीरें जब जाएंगी पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, तो आप देखेंगे बच्चे खुद अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के और फिर कहेंगे कि आप हमें स्कर्दू ले चलें। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं। फिर आगे निकल जाइए गवादर में, आने वाले दिनों में हम, चूँकि गवादर देखिए एक बहुत बड़ा यानी कि तजारती और सियाहती मैं समझता हूँ मरकज़ बनने जा रहा है CPEC की वजह से। ख़ास तौर पे एयरपोर्ट का हम जो मेरे पास मालूमात हैं, हमने लिखा भी है अभी कि भाई वहाँ पे भी हमारा जो टूरिज़म का जो एक स्टॉल है हमारा PTTC का, वो वहाँ होना चाहिए, हमारी प्रेजेंस वहाँ होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया से हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वहाँ फ़्लाइट जो है वो आएंगी। CPEC का इंतहाई अहम वो जुज़ है, इंतहाई अहम वो नगीना है गवादर जो है। तो वहाँ पे हम एक बोट रैली के लिए कोशिश कर रहे हैं, उस पर इस वक्त काम जारी है। लाज़िम बात है बड़ा काम है निस्बतन, मगर वो बोट रैली जो है वो कराची से गवादर जाएगी और गवादर से फिर ओमान जाएगी। अच्छा। और तो इस तरह से मुख्तलिफ, तो जहाँ पे भी पाकिस्तान शोकेस हो सकता है, पाकिस्तान की जो भी चीज़ विद इन द कंट्री, रीजनल और पूरी दुनिया में दिखाने के लायक है, उस पर
फिर उसको हम ज़्यादा ज़्यादा शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस हवाले से सेमिनार्स करा रहे हैं। अभी ये वर्ल्ड टूरिज़म डे पर ये जो आज हम जिस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, कल हम ने पहली मरतबा एक काम किया कि उससे पहले हमेशा ये होता रहा है, मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की कि आज तक ये नहीं हुआ कि सेमिनार्स होते थे और होटल्स की चार दीवारियों में वो सेमिनार्स हुआ करते थे। तो मैंने कहा कि भाई टूरिज़म तो घरों से लोगों को निकालने का की बात करता है, तो आपको खुशी होगी कि यहाँ से कई ममालिक के एम्बेसडर्स हमारे साथ थे, डिग्निटरीज थी, आर्टिस्ट थे हमारे साथ, कुछ ख़वातीन थी, बेशुमार हमारे साथ लोग थे। वो आप फुटेजेस देखें, आपको खुशी होगी कि वो जो और हमने ये जो वर्ल्ड टूरिज़म डे है इस मरतबा वो हमने एक टेक्सला में जाके मनाया। यहाँ से हम एक कारवान लेके गए इस्लामाबाद से, और टेक्सला में जो कि 2200 साल कदीम यूनिवर्सिटी जहाँ पर थी, इस खित्ते की पहली यूनिवर्सिटी, 2200 बरस पुरानी, दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में उसका शुमार होता है। वहाँ पे जाके हमने वर्ल्ड टूरिज़म डे जो है वो सेलिब्रेट किया, और आप लोगों के चेहरे देखते, बेखौफ चेहरे, और जैसे एक परिंदा बिल्कुल रिलैक्स होकर फ्लाई कर रहा होता है, ऐसे उनके चेहरे थे, शादाब थे। मीडिया के दोस्त हमारे इतने खुश थे वहाँ जाके। तो हमने सयाहत का आलमी दिन भी मनाया, और अपनी एक जो साइट है जो हमारा फ़ख्र है, 2200 साल पुरानी कदीम यूनिवर्सिटी जहाँ थी, आप देखें ना उस ज़माने में भी मैंने तो हमने लोगों को बताया कि यहाँ इल्म का चिराग जो है वो 2200 बरस पहले भी रोशन था। तो ये खित्ता इल्म से, अमन से, सयाहत से कितनी मोहब्बत है। शाह जी, आपने मीडिया के दोस्तों का जिक्र किया, आपने 2 मीडिया के दोस्तों को छोड़ दिया था, क्या उनको नहीं पता लेके गए थे ये आप। कितने साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, मुझे क्या पता, आप मुझे बताएं, दिखाएंगे, ले जाएंगे तो पता चलेगा ना। वो कमरे स्टूडियो से निकलने को तैयार नहीं है ना। हम मतलब वैसे तो मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया आपके साथ तो है ही, और हम बजाते खुद आपके साथ हैं, क्योंकि ये जो टेररिज्म है उससे टूरिज्म का सफ़र है ये, और उसमें साथ होना बनता भी है, ज़रूरी भी है। ये आपने बड़ी उम्दा बात की। देखिए, टेररिज्म जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो अमन की बुनियाद बात बनता है। टेररिज्म की बात बड़ी, वैसे साहब आप तो खुद स्कॉलर आदमी हैं, शायरी से, लिटरेचर से हमारा बड़ा पुराना साथ है, हमने बहुत काम इकट्ठे किया है। ये जो टूरिज़म है ना, ये आपके अंदर को एग्जिस्टेंस जो है ना वो लाता है। बिल्कुल, आप कमरे से निकलकर दालान में आते हैं, आपका पर्सपेक्टिव ज़िंदगी के बारे में बदल जाता है। आप दालान से छत पे जाते हैं, आपकी ज़िंदगी के बारे में राय बदल जाती है। छत से आप बाहर सड़क पे जाते हैं, आपको 10 लोग मिलते हैं, तो आपको पता लगता है कि अच्छा यार, इसके मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं, इसका रंग मुख्तलिफ है, इसकी ज़ुबान मुख्तलिफ है। आप अपने मोहल्ले में जाते हैं तो और लोगों के साथ आपको को एग्जिस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल, आप किसी शहर में जाते हैं, आप ही की ज़ुबान का डायलेक्ट बदल चुका होता है, ठीक है ना। तो ये जो को एग्जिस्टेंस है, ये जो मोहब्बत है, ये जो जिसे बकाए बाहिमी कहते हैं, ये जितना आप टूरिज़म को फ़रोग देते हैं, जितना आदमी ट्रैवल करता है, उतना उसके अंदर वुसअत पैदा होती है, बर्दाश्त पैदा होती है, हिकमत और शऊर जन्म लेता है, और मैं समझता हूँ उससे क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ती है, उसको बहुत जिला मिलती है। तो टूरिज़म जो है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है कि जी सिर्फ आप ये समझेंगे कि जो थोड़ा बहुत आदमी रिलैक्स हो जाता है। टूरिज़म इंसान की, माशरों की, अफराद की बिल्कुल जिसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट कर देता है, दुनिया बदल देता है, सोच का अंदाज़ बदल देता है। तो ये गैर मामूली एक्टिविटी है टूरिज़म। बड़े टूरिज्म वो चीज़ है कि बात निकलती है तो फिर बहुत दूर तलक जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताएं क्या प्राइवेट पार्टीज जो हैं, क्योंकि आपने अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जिक्र किया, क्या प्राइवेट पार्टीज की दिलचस्पी है आपके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, आपको नजर आई है? देखिए, अब इसके मैंने कहा ना, हमारा रोल जो है वो एडवाइजरी है, और 18वीं तरमीम के बाद बेशतर इख्तियारात भी और यानी कि वो जो है वो सूबों के पास चले गए हैं। जो PTDC के पास, टूरिज़म की मिनिस्ट्री के पास जो प्रॉपर्टीज़ थी जिसको मैनेज करते थे, वो भी सिंध को चली गई, पंजाब को चली गई, बेशतर KPK को चली गई, GB को चली गई, बलूचिस्तान को चली गई। तो हमारा रोल एडवाइजरी रोल है। मैंने ये किया है कि मैं जब गया स्कर्दू तो मैंने वहाँ जैसे वानी साहब हैं और दीगर जो वहाँ के इनके ऑफिशियल्स हैं, उनसे मेरी मुलाकातें हुई और उन्होंने कहा जी कि हम PPP मोड पे ज़मीन जो है वो देने के लिए तैयार हैं। फिर मैंने मुख्तलिफ जो कारोबारी हजरात हैं उनसे बात की। अब कई लोगों से हमारी बातचीत जो है वो चल रही है। अब लाज़िम बात है, देखें, बुनियादी तौर पे एक आइडिया जो है ना वो हम जनरेट कर चुके हैं, वो क्रिएट कर चुके हैं, और अब उसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमारे होते हुए अगर कोई मुआहदा जो है GB गवर्नमेंट का कुछ कारोबारी हजरात के साथ हो जाता है, हमें बहुत खुशी होगी। नहीं तो हम चाहेंगे कि भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, वो आकर ये काम करे। वो तो बहुत ही पहले हो जाना चाहिए था। कितनी अजीब बात है कि GB इस कदर खूबसूरत हमारा इलाका है और बच्चों का एक नॉर्मल साइज़ का थीम पार्क भी जो है वो वहाँ नहीं है।
तो मुझे पूरा यकीन है कि देखें ना, हमने एक चीज़ को सिस्टम में डाल दिया है, एक आइडिया को फ्लोट कर दिया है, ख्वाब जो है उसको जनरेट कर दिया है। वो इंशाअल्लाह ताला उसकी तकमील में हम जितना हिस्सा डाल सकेंगे हम डालेंगे, नहीं तो इलेक्टेड गवर्नमेंट आया उसको आगे मुकम्मल करें। बिल्कुल सही है, वो बीज बोना जो है वो आपका काम है, फिर बाकी आगे काम होता रहेगा। अच्छा, जो पीटीडीसी की बात कर रहे थे वो मैं चाहूँगा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए कि पीटीडीसी का जो फैलाव है वो अब पूरे मुल्क में नहीं है, ये यही कह रहे हैं ना आप? जी हाँ, मैंने आपसे कहा वह इसके फैलाव पूरे मुल्क में अब उस तरह से नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद पीटीडीसी के बहुत सारे इख्तियारात और बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ इनके पास हुआ करती थी वो बेशतर, यानी कि मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 90% से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सूबों के पास चली गई। सही है। अब वही उसको मैनेज करते हैं, उनकी इनकम भी उन्हीं के पास आती है। और मेरा हाफजा अगर ठीक काम कर रहा है तो उसमें से कुछ रकम जो है वो एक एंडाउमेंट फ़ंड है पीटीडीसी का, उसके अंदर आती है, जिससे पीटीडीसी जो है वो फिर उस अपना एडवाइजरी रोल जो है वो ये अदा करता है। क्योंकि मैंने ये कोशिश की है कि अब तक जितना भी हमने काम किया है, जैसे अभी आपको खुशी होगी एक पूरा एक ट्रेवलॉग जो है वो बनाया है वीना मलिक साहिबा ने, आसिफ हमारे दोस्त हैं, डायरेक्टर हैं, को 10-12 एपिसोड का उन्होंने वो किया है और हमने उसमें भरपूर उन्हें सपोर्ट किया है। हमने उनको ऐसे सपोर्ट किया है जैसे मैं आपसे को काम कहूँ और आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए आप सपोर्ट कर दें और वो काम हो जाए। और वो हुआ हमारी कोलैबोरेशन से है, मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ज़ीरो उसमें पैसा लगा। अच्छा, अगर आप उसे बनवाना चाहें तो शायद करोड़ों रुपए आपका लगेगा। तो इस तरीके से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ जी हाँ, तो पीटीडीसी का रोल जो है वो एडवाइजरी रोल है, शोकेस करना है, प्रोजेक्ट करना है, पाकिस्तान के टूरिज़म के बारे में, साइट्स के बारे में, मौसमों के बारे में, फूड के बारे में, लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को बताना है, आगे ही पैदा करना है। बिल्कुल सही है। अच्छा, जैसे ब्रांड इंडिया है या इनक्रेडिबल इंडिया बनाया है, स्लोगन बनाया ना अपना, इनक्रेडिबल इंडिया। बिल्कुल। अब उनकी तरह हम अपने ब्रांड पाकिस्तान को कैसे दुनिया में फैला सकते हैं, क्योंकि उनका काफी ये स्लोगन जो है। अच्छा, और फिर उसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट भी है, ये भारत वाली जो बात आपने की बड़ी इंपॉर्टेंट, भारत के बारे में सारी दुनिया जानती भी है कि वो कर क्या रहा है, मतलब कश्मीर में क्या हो रहा है, अभी सिखों वाला तनाज़ा कनाडा वाला चल रहा है, वो सब अपनी जगह, लेकिन टूरिज्म को, कल्चर को उन्होंने जिस तरीके से दुनिया में फैलाया तो वो एक शाइनिंग इंडिया है, बिल्कुल वो पूरी केस स्टडी है। बिल्कुल, पावर्टी आप देखें उधर। जी बिल्कुल। तो अब हम अपने ब्रांड को कैसे दुनिया में फैला सकते हैं, वो उसके लिए क्या इकदाम हैं? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपसे कहा ना कि हमें बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है। जैसे वीज़ाज़ के इश्यूज़ होते हैं, हमारे अपने मारूजी हालात हैं, हमारा जोग्राफिया, ओवरऑल हमारे इर्द गिर्द की जो सूरत हाल है। आप देखते हैं कि अभी कुछ अरसा हुआ अमेरिका जो है वो यहाँ से गया है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको लेकर आपको साथ चलना होता है। और यानी कि टूरिज़म के लिए जितनी चीज़ें करनी होती हैं, आप देखिए कम से कम भी मैं समझता हूँ कि 6 से 8-9 मिनिस्ट्रीज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। वो सब के सब एक पेज पे होंगी और उन सब के रिजल्ट्स जो हैं वो हमें आना शुरू होंगे, तब हमें टूरिज़म के अंदर असल जो पोटेंशियल है उसको हम हासिल कर सकेंगे, उस गोल को हम अचीव कर सकेंगे। फ़िलहाल तो हम यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता रहे हैं। अब देखें ना, जैसे हम ये टेक्सला लेके गए थे तो उसमें हमारे साथ एम्बेसडर्स थे। वहाँ पर जब हम म्यूज़ियम में गए तो बेशुमार कोरियंस जो थे वो आए हुए थे। और वो मैं यही कह रहा था कि देखिए ना, ये आए हैं तो ये अपने ममालिक से इन्होंने को 10 मरतबा नेट खोला होगा, इनकी फैमिलीज़ ने भी बताया होगा, इन्होंने ख़ुद भी 100 बार सोचा होगा, लेकिन लाज़मी बात है वो मुतमईन हैं यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से, तभी वो आए हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि निस्बतन चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं। और आपका जो बुनियादी सवाल था, मैं उसकी तरफ आता हूँ कि हमने भी एक चीज़ जो है वो लॉन्च की है जिसको हम सलाम पाकिस्तान कहते हैं। अब हम उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट करने जा रहे हैं। और दीगर भी चीज़ों को मेरी कोशिश है, अगेन जो मुमकिन नहीं है इस अरसे के अंदर, और मैं समझता हूँ कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को आगे ही उस पर ज़्यादा काम करना होगा, मगर उसकी भी हम बुनियाद रखने जा रहे हैं कि हमारे रेस्टोरेंट जो हैं, हमारी हॉस्पिटलिटी के जितने भी यानी कि होटल्स हमारे जो हैं, दीगर जो ट्रैवल के हमारे वो हैं, मैं कोशिश
कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में एक वेबसाइट और एक ऐप ऐसी डेवलप कर सकें कि जैसे ही टूरिस्ट जो है वो पाकिस्तान में उतरे, एक ऐप के अंदर उसको टैक्सी से लेके, उसको होटल्स की कैटेगरी, उसको रेस्टोरेंट्स, उसको किस जगह जाना है, कहाँ का वेदर कैसा है, ये सब का सब उसको एक क्लिक पे मिल सके। तो इस हवाले से अब मैंने काम जो है वो शुरू किया। आप जानते हैं कि ये एक आध महीने में होने वाला काम नहीं है, लेकिन अगेन इसकी हमने बुनियाद रख दी है, इसकी हमने सोच रख दी है। जहाँ तक हम बढ़ सकेंगे, कर सकेंगे, वहाँ हम करेंगे और फिर आने वाली गवर्नमेंट जो है वो करे। क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं आप जानते हैं कि वो आप शुरू करते हैं तो उसके लिए कुछ अरसा चाहिए होता है। बिल्कुल, हाँ, वो वही बात है ना सर, कदम उठाना है, एक कदम उठाना है, फिर उसके बाद जो आने वाला है, जिसने इलेक्शन होने हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी है, उसने अपना काम करना है कि उन चीज़ों को आगे लेकर जाए। अच्छा, फाइनली मैं एक और चीज़ की तरफ भी आना चाहूँगा कि हम अपने जो इलाके ऐसे हैं कि जो कि टूरिज़म की वजह से मशहूर है, वहाँ पर दो किस्म के इश्यूज़ आते हैं। एक तो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर ना हो, कि भाई होटल्स अच्छे नहीं हैं या सड़कें नहीं हैं और वहाँ तक पहुँचना, वो एक अलग चीज़ है, वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का काम है। लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट के काम, जैसे कि हम सर्विस क्वालिटी की बात करें या होटल प्राइसिंग वगैरह है, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। खाने की क्वालिटी, बिल्कुल वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जाते हैं वहाँ पर होटल्स के प्राइसेस रेगुलराइज नहीं है, कोई भी कुछ भी ले लेता है, फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पर सर्विसेज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो लोगों को बड़े मसाइल होते हैं। तो जो हमारा लोकल टॉयलेट्स की फराहमी, जी वो नहीं है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। वहाँ पे जो लोकल हमारा टूरिस्ट है जो इन इलाकों में जाता है, उसको जो मुश्किलात पेश आती हैं, वो इन चीज़ों से थोड़ा सा अगर हम इनके ऊपर नज़र डालें तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है? अच्छा देखिए, मैं बताऊं, अब ऐसे ज़रा थोड़ी सी बहस किसी और जानिब चली जाएगी, मगर फ्री मार्केट इकोनॉमी में ना ये आप बहुत ज़्यादा आप रेगुलराइज तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, मगर आप बहुत ज़्यादा डिक्टेट नहीं कर सकते हैं लोगों को। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। मैं भी यानी कि ये समझता था कि भाई ये हमारे होटल्स वाले जो है ये ज़्यादती करते हैं और 1000 का कमरा 10,000 रुपये कर देते हैं, कहीं कोई लिमिट होनी चाहिए। मगर मैं आपको बताऊं, और हम इस हवाले से मेरी उनसे मीटिंग भी हैं आने वाले दिनों में, और मैं यही चाहूँगा कि मैं उनको इस बात पे कायल करने की कोशिश करूँ कि अपने मुनाफे को इतना रखें कि टूरिस्ट जो है वो दोबारा उनके पास आना चाहिए, और डिमांड एंड सप्लाई का फ़ायदा भी एक ख़ास हद तक उठाएँ। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है, हमारे मारूजी हालात में हमारे जो वसाइल हैं लोगों के, उसमें लोगों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए और ख़ास हद से ज़्यादा उनको आप मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया में यही होता है, $100 का कमरा यार $1500 का मिल रहा होता है। मैंने इसको सैकड़ों मरतबा मैंने इसका तजुर्बा किया, सैकड़ों मरतबा। जब शहर खाली होता है तो वो आपको लिटरली $40 का भी कमरा दे देते हैं, और जब उसी शहर में कोई एग्जीबिशन हो रही होती है तो आपको $500-600 का भी कमरा नहीं मिलता। ये मैंने पूरे यूरोप में देखा, पूरे वेस्ट में देखा, पूरे ब्रिटेन में देखा, पूरे स्टेट्स में देखा है, पूरी दुनिया में मैंने देखा है। सही। तो ये थोड़े से मसाइल हैं। फिर भी मेरी आने वाले दिनों में, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो होटल इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं उनसे मेरी मुलाकात है, ख़ासतौर पे जो हमारा सवाद कलाम का एरिया है और फिर ये मरी वाला एरिया है, हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम उन्हें कायल करने की कोशिश कर सकें, और मुझे उम्मीद है कि वो भी माकूल और बहुत ही ज़िम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा करेंगे ताकि लोगों को आसानी हो आने जाने में। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, एक और चीज़ पर मैं काम कर रहा हूँ जो आपको खुशी होगी। आने वाले दिनों में मैं जो डॉक्टर्स की कुछ तंजीमें हैं उनसे मैं मिल रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में आजकल बहुत रुझान हो रहा है मेडिकल टूरिज्म का, और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से भी बहुत पोटेंशियल है। और अगर हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं और इसमें हम अगले 4-5 साल में, चूँकि अगेन मेरी कोशिश है कि इस हवाले से भी कोई रोड मैप जो है वो हम ज़रूर देने में कामयाब हो जाएं, और अगर अगले 4-5 साल में जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है वो उसको लेकर आगे चलती है, और मुझे लगता है कि ज़रूर चलेगी, इसलिए कि आप टर्की में देख लें, कोरिया में भी गालिबन, इंडिया ने भी इस पर बहुत काम किया। एक ज़माने में लोग ये जो हेपेटाइटिस सी वगैरह का जिगर के ट्रांसप्लांट के लिए चाइना भी लोग जाया करते थे, और टर्की में तो आपको पता है कि वो तो बाकायदा होटल्स और वीज़ा सब कुछ आपको फ्री कर देते हैं। वो कहते हैं जी आप बस आके हमसे यानी कि कुछ जो भी मेडिकल की उनको जो भी वो ऑफ़र कर रहे हैं, और उसके बाद लोग 2 दिन घूमते हैं, 3 दिन अपना जो भी उनकी इलाज मुआवजा है उसे आप जो भी कह लीजिए वो करवाते हैं, और उसके बाद दुनिया घूम के वापस आ जाते हैं। तो हमारा डॉक्टर और हमारा मेडिकल सिस्टम जो है, ठीक है हमारे हॉस्पिटल्स की हालत बेहतर होने वाली है, मगर हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है हॉस्पिटल्स का वो आज भी निस्बतन बेहतर है और बेहतर हो रहा है। तो और डॉक्टर्स का तो हमारे को जवाब नहीं है, पूरी दुनिया में जाकर वो अपना नाम पैदा करते हैं, तो उससे जो हमारी मेडिकल की जो फर्टिलिटी है उनकी भी इनकम बढ़ेगी, उनके लिए भी बहुत आसानी पैदा होगी। और इलाज मालजे के हवाले से देखें ना, मैं ये ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि बहुत सारे इमाराती जो हैं वो आज भी पाकिस्तान में आकर इलाज कराना पसंद करते हैं। उनकी तादाद अभी को बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर है, ज़रूर है।
मैं तो फोर्सी करता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि हर आने वाली गवर्नमेंट इस पॉलिसी को लेकर आगे चलेगी। और मैं ये फोर्सी करता हूँ कि अगर हमने ज़रा सा भी हमारी मेडिकल की जो फ्रेटर्निटी है उसने ताउन किया और कुछ चीज़ों को हमने मार्क कर लिया कि अच्छा ये एरियाज़ हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं और मेडिकल टूरिज़म में हम दाखिल हो गए, तो अगले 4-5 साल में बहुत अच्छा ज़र मुबादला जो है वो हमारी यानी कि जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है उनके लिए भी और टूरिज़म के हवाले से भी बहुत हम कुछ हासिल कर सकते हैं। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट आइडिया। और टर्की में तो सर मैं बता दूं ना आपको, टर्की में तो एस्थेटिक प्रोसीजर्स, टर्की इज वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशंस। अगर आप एस्थेटिक प्रोसीजर्स की बात करें, बोटॉक्स, फिलर्स, हेयर ट्रांसप्लांट, राइनोप्लास्टी, कई लोगों ने कहा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, आप टर्की से कराया, मैंने कहा नहीं। अवैस गए तो ना, जब अवैस नाजरीन टर्की गए थे, अवैस से लोगों ने पूछ के ट्रांसप्लांट कराने के ये सिलसिला चल रहा था, क्योंकि टर्की इज नोन फॉर इट्स एस्थेटिक प्रोसीजर्स और वो बाकायदा पूरा पैकेज बनाते हैं आपको, एकोमोडेशन, हमें वही नजर आते थे ना लोग, या तो ट्रांसप्लांट कराया या उन्होंने नाक पे ऊपर वो एक पट्टी सी लगाई हुई है जिससे आपको पता चलता है कि वो बिल्कुल एक स्ट्रेट नाक। मेरी तो अल्लाह की मेहरबानी है कि मेरी है, लेकिन खराब ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नाजरीन, ये कुछ लोगों का जब मसला होता है तो फिर वो शदीद होता है, और कुछ लोगों का बाकायदा तौर पे ये मेडिकल मसला है, उनको सांस में प्रॉब्लम होने लग जाती है, जो कि उनकी फिर आगे लाइफ क्वालिटी जो है वो सांस में ठीक है, सांस में प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल सही। तो वो फिर सांस में प्रॉब्लम होती है। और एक और चीज़ मुझे याद है, ज़ाहिर है हम क्योंकि वसी शाह साहब से ये बात कर रहे थे तो मुझे वैसे ख्याल आया कि बहुत मरतबा हम जब जाते हैं ये पहाड़ी इलाकों की तरफ, तो वहाँ हम अचानक कोई चीज़ देखने के लिए गूगल करते हैं तो सिग्नल चले जाते हैं। तो इंटरनेट की फैसिलिटीज का भी वहां पर होना जो है वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप वहीं जाकर गूगल करते हैं क्लोज, मतलब जिसको कहते हैं ना नियर बाय फूड जॉइंट्स, नियर बाय बर्गर जॉइंट्स, नियर बाय होटल्स, तो जॉइंट्स खाने की वो उस जगह को कहते हैं। अच्छा ठीक है, बर्गर जॉइंट। अच्छा, बर्गर शॉप, हमें क्या पता, अंग्रेज हैं हम। अच्छा, तो खैर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वसी शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे सर, थैंक यू सर। थैंक यू शिफा साहब, थैंक यू जी, थैंक यू। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे थे सयाहत की, और सयाहत का एक बहुत अहम जो एक लिंक है, कनेक्शन है, वो है ग्लोबल वार्मिंग से। और वो कैसे है? सयाहत की वजह से ग्लोबल वार्मिंग उस तरह से नहीं होती, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सयाहत ज़रूर मुतासिर होगी। आने वाले वक्तों में हमारी ज़िंदगियाँ बहुत मुतासिर होंगी, और वो कैसे होंगी? जदीद सनती दौर के आगाज़ के बाद से ज़मीन के जो दर्जे हरारत हैं उनमें मुसलसल इजाफा जारी है, और ना वो एक दर्जा जो है उसमें फर्क पड़ना है, और वो बढ़ा है जिसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल। अब एक ऐसी साइंसी तहकीक सामने आई है जिसने एक खौफनाक तस्वीर सामने रख दी है, और आप घबरा जाएंगे ये सुन के। इस तहकीक के मुताबिक जमीन का दर्जा हरारत 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, और इसके नतीजे में जमीन इतनी गर्म होगी कि इंसानों समेत ज्यादातर जो जानदार हैं, मखलूकात हैं, वो खत्म हो जाएंगी जमीन सब से। इंसानों समेत जी। तो हमारा प्रोग्राम कौन देखेगा? करने वाले कहाँ से बचेंगे? अच्छा, हम जब भी करने वाले नहीं होंगे तो फिर देखने वाले भी नहीं होंगे। तमाम बरे आजम अवैस, तमाम बरे आजम इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब वो गर्मी इस कदर होगी कि वो इकट्ठे हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करीब आ जाएंगे, और एक गर्म तरीन, जिसको हम कहते हैं ना कि एक सुपर कॉन्टिनेंट वजूद में आ जाएगा। गर्म तरीन, बड़ा तरीन, और जमीन का सिर्फ 8 से 16% हिस्सा रहने के काबिल बचेगा। और आतिशफिशा एरिया को आइडेंटिफाई हुआ है कि वो 8 से 16% हिस्सा किस रीजन में है? मेरा ख्याल है कि ये भी करेंगे इस पे बात, लेकिन ये है कि शायद अंटार्कटिका वगैरह वाला हो एरिया, नॉर्थ पोल, क्योंकि आतिशफिशा पहाड़ जितने हैं वो फटने लगेंगे, और उनसे निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड और फजाओं में ये सारी चीजें ये फैल जाएगी। ये पेशगोई सुपर कंप्यूटर पर बनाए गए एक मॉडल ने की है। और तसल्ली वाली बात ये है, तसल्ली वाली हौसले वाली बात ये, हौसला भी दे दूं ना, घबरा ही ना जाए, क्योंकि आपने प्रोग्राम का एंडिंग नोट जो है वो ऐसे टेंशन में दिया है, उसमें हौसले वाली बात कर देंगे। हौसले वाली बात, तसल्ली वाली बात यह है कि ये सब कुछ 25 करोड़ साल बाद होगा। तो अवैस होगा ना, उस वक्त भी तो कोई मॉर्निंग शो करेगा, कोई देखेगा, तो उस वक्त वाले मॉर्निंग शो वाले ये बताएंगे कि इस कुर्रा अर्ज पे एक खातून एंकर मौजूद थी, उन्होंने ये पेशगोई की थी। वो ये कहेंगे वो खातून कोई विजनरी थी, वो रखती थी जहन अपना एक, और वो ये पेशगोई करके गई है, लेकिन उसका आगाज जो है, लेकिन बहरहाल जो सीरियस काम बात है वो ये है कि इस सारी ग्लोबल वार्मिंग के सिलसिले का आगाज हो चुका है, और खराबी बढ़ती जा रही है। खराबी तो बढ़ती जा रही है, ये बात होता है। कुछ चीजें तो आप अपने जहन में इस तरह से भी रखें कि कुछ चीजें जो आप अपने जमाने में बचपन में आराम से करते थे, यानी कि बगैर एसी के गर्मियां गुजारना, बगैर एसी के बाहर खुले फिजा में सोना चारपाइयां डाल के, वो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिसेस आहिस्ता आहिस्ता
वक्त के साथ एलिमिनेट होती जा रही हैं, क्योंकि वो कर ही 5 नहीं सालों में सकेंगे। जो मैंने इस्लामाबाद में गुजारे हैं, इन 5 सालों में मैंने जो चीज़ देखी, जो चेंज देखा, वो ये कि दिन में बारिश होना कम हो गई है। ये ऑब्जर्वेशन मेरी अपनी पर्सनल हो सकता है, गलत हो, लेकिन ये कि नहीं अवैस, 2010 में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमारा यूनिवर्सिटी का जो पहला सेमेस्टर था, उसकी जो पहली सर्दियां थी, तो नया इंस्टाग्राम की ऐप आई थी। हाँ। और उस इंस्टाग्राम की ऐप बड़ी चल रही थी, तो हमारी यूनिवर्सिटी क्योंकि पहाड़ों के बिल्कुल दामन में वाक़ है, तो वहां पर हम बड़ी तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन वो इतनी सख्त सर्दी थी दिसंबर उस साल का 2010 का कि आप उधर खड़े नहीं हो सकते थे, इस कदर सख्त सर्दी थी। और अब जब हम सर्दियों में फिरते टुरते हैं, तो ना हमें कोटों की जरूरत है, एक जमाने में ग्लव्स पहने, मिटन्स पहने हमने, और टोपियां हैं और मफलर्स हैं। अब तो वो वाली जो मोटे कपड़े हैं वो भी लेने लोगों ने खत्म कर दिए, क्योंकि पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में वो वाली सर्दी आपको अब नॉर्दर्न एरियाज में ही मिलती। तो थोड़ा सा हमें इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और ये तवज्जो हम सबको कलेक्टिवली पूरी दुनिया को देनी होगी, तब मामला बेहतर होगा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे